हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 851। राजकुमारी चैनल का कमरा आम राजकुमारी के कमरे जैसा बिल्कुल नहीं था। चमकीले रंगों के विपरीत चैनल ने अपने कमरे को सजाने के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल किया। दीवारें गहरे भूरे रंग की थीं और खिड़कियों पर लगे शाही लाल पर्दों से रोशनी की कमी थी। चैनल ने कमरे को कई चीज़ों से सजाया था जो उसने दूसरे राज्यों की यात्राओं के दौरान इकट्ठी की थीं। उसका कमरा अस्त व्यस्त था, लेकिन उसमें एक खास लय थी। कोने में उसने फायरप्लेस के सामने एक सोफा सेट रखा था। टेक्स्ट, स्क्रॉल और कलाकृतियों से भरे कई बुक रैक फायरप्लेस से कुछ मीटर की दूरी पर थे। इन बुक रैक के बगल में उसके पास एक चौड़ी अलमारी थी जिसमें उसके सभी कपड़े रखे हुए थे, और अंत में उसका बिस्तर एक स्टडी टेबल और 6 फीट ऊंचे बोनसाई पेड़ के बीच में था। पेड़ का आकार बिगड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हफ्तों से इसकी छंटाई नहीं की हो। रोशनी की कमी के कारण पत्तियां अपने सामान्य जैद हरे रंग की तुलना में थोड़ी फीकी दिख रही थीं। अंधेरे कमरे में बिस्तर के चारों ओर कुछ लोग इकट्ठे हुए जहां राजकुमारी चैनल दर्द से कराह रही थी। राजकुमारी एक आकर्षक सुंदरी थी जिसके बाल उसकी मां से विरासत में मिले थे और आंखें भूरी थीं जो उसके पिता से विरासत में मिली थीं। शाप के कारण उसकी चिकनी रेशमी त्वचा की चमक चली गई थी और राजकुमारी खुद भी दुबली और कमजोर दिखने लगी थी। यहाँ तक कि उसकी कॉलरबोन और चीकबोन्स भी दूसरों को दिखाई देने लगे थे क्योंकि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। शाप ने उसकी आत्मा को प्रभावित किया और परिणामस्वरूप उसका शरीर आग ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बनाए नहीं रख सका। राजकुमारी चैनल ने तड़पते हुए अपने पैरों को लात मारी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने नीचे शाही लाल चादर को जितना हो सके उतना कसकर कस लिया। राजकुमारी चैनल की मां, रानी क्लैरिस ने चैनल के चेहरे पर बहते बालों को धीरे से ब्रश किया और रो पड़ी। रानी की लाल आंखों से आंसू बह निकले जो काले घेरों के ऊपर बैठी थीं। रानी ने चैनल के हाथ पकड़े और उसके पास बैठ गई, जबकि अन्य लोग असहाय होकर दर्द में राजकुमारी को देख रहे थे। महारानी, चांदी के धागों से कढ़ाई किए हुए सुनहरे वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने कमरे में सन्नाटे को चीरते हुए अपनी आवाज़ ऊंची की। राजा पोर्टोफोब्स अपने राजसी वस्त्रों में नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक सादी शर्ट और भूरे रंग की पतलून पहनी हुई थी। अपने अस्त व्यस्त काले बालों और बिना कटी दाढ़ी और सफ़ेद बालों के धब्बों के साथ वे राजा से ज्यादा एक आम आदमी की तरह लग रहे थे। पोर्टोफोब्स चैनल के बिस्तर के अंत में हाथ जोड़कर बैठे थे। उनकी भूरी आंखें बेबसी और दुख से चमक रही थीं। वे मदद के लिए बेताब थे। यहाँ तक कि 6 सितारा कीमियागर हेनरिक्स गार्डनर भी अभिशाप को हटाने के लिए कुछ नहीं कर सके। वे सिर्फ चैनल के दर्द को कम कर सकते थे और उसके जीवन को आसान बना सकते थे जब तक कि उसका शरीर और आत्मा हार नहीं मान लेते। अपनी बेटी को दर्द से कराहते हुए देखना उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। पोर्टोफोब्स के लिए काम करने वाले सबसे वफादार लोगों में से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब समय आ गया है कि हम नागरिकों को ये खबर बताएं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने राजा पोर्टर और रानी क्लैरिस के समान ही दर्द साझा किया क्योंकि उन्होंने चैनल को एक बच्ची से एक युवा महिला बनते देखा। वे राजकुमारी से वैसे ही प्यार करते थे जैसे वह उनकी अपनी हो। शाही दरबारों के विपरीत हर कोई पोर्टोफोब्स से प्यार करता था। वह एक दयालु और परोपकारी राजा था। बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ लड़खड़ा रही थी क्योंकि वह नहीं कह पा रहा था जो वह वास्तव में कहना चाहता था। चैनल की जांच करने वाले सभी लोगों ने उन्हें एक बात बताई थी, अभिशाप को हटाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि राजा और रानी को शांति स्थापित कर लेनी चाहिए और चैनल को अलविदा कह देना चाहिए। राजा पोर्टर का अंतिम सहारा संरक्षक थे, लेकिन भले ही नूह एक देवता था, लेकिन उसके पास अभिशाप को हटाने का चमत्कार करने की शक्ति नहीं थी। मैं कैसे कर सकता हूँ? राजा ने बड़बड़ाया। अचानक चैनल चीखने लगी और बिस्तर पर पागलों की तरह मचलने लगी। रानी क्लैरिस ने जल्दी से अपनी पतली बांह चैनल की कमर के चारों ओर लपेटी और रुक गई। अपनी बेटी को बिस्तर से लुढ़कने से बचाने के लिए पोर्टर ने चैनल के पैरों को पकड़ लिया और उसे कम करने की कोशिश की। राजकुमारी चैनल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे सभी कांप उठे। जिस तरह से वह चीखी और चिल्लाई, उससे सभी को जल्द से जल्द कमरे से बाहर निकलने का मन हुआ। वे वहां रहने और राजकुमारी को पीड़ा में देखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। राजकुमारी चैनल लगभग 1 घंटे तक तड़पती रही। जब तक उसने चीखना बंद किया तब तक उसके शरीर में हिलने डुलने की ताकत नहीं बची थी। दबी हुई कराहों के अलावा चैनल के मुंह से कोई शब्द या आवाज़ नहीं निकली। पोर्टर के दिल ने उसे उम्मीद रखने और नूह के इलाज के साथ लौटने की उम्मीद करने के लिए कहा, जबकि उसके दिमाग ने उसे अपरिहार्य को स्वीकार करने के लिए कहा। वह इतना दुर्भाग्यशाली था कि उसे पता था कि एल्वेन श्राप कितने शक्तिशाली होते हैं। चैनल की आत्मा की जांच करने वाले एल्वेन रूनमास्टर्स में से एक ने उसे बताया कि कोई भी श्राप को हटा नहीं सकता, जिसमें वह भी शामिल है जिसने सबसे पहले श्राप दिया था। एल्फ के अनुसार श्राप को हटाया नहीं जा सकता था और इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए कुछ नहीं होगा, भले ही महारानी खुद उस योगिनी को आदेश दे जिसने अभिशाप दिया था कि वह इसे हटा दे।
पोर्टर की आंखें नम हो गईं जब वह धीरे धीरे कमरे में सभी को संबोधित करने के लिए मुड़ा। कृपया हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ दें। पोर्टर की आवाज़ टूट गई। जितना समय चाहिए ले लो महाराज, हम बाकी सब संभाल लेंगे, बूढ़े आदमी ने दूसरों के साथ कमरे से बाहर जाने से पहले कहा। जब सभी कमरे से बाहर चले गए तो पोर्टर ने आखिरकार अपनी आंखों में आंसू छोड़ दिए। उसके पैरों ने एक कदम भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। वह घोंघे की तरह आगे बढ़ा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। चैनल उनकी इकलौती बेटी थी और चैनल के साथ उनकी यादें उनकी आंखों के सामने घूम गईं। क्या यह अंत है पोर्टर? रानी क्लैरिस फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। पोर्टर क्लैरिस को कुछ सांत्वना भरे शब्द भी नहीं दे सका क्योंकि वह जानता था कि चैनल की मदद करने का कोई तरीका नहीं है। अगर शाप को दूर करने का कोई मौका होता तो नूह उन्हें उम्मीद देता। यहाँ तक कि उसने पोर्टर से अपने दिल और दिमाग को मजबूत करने और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहने को कहा। देवता हमारे लिए ऐसा क्यों चाहते हैं? हमने क्या गलत किया? अगर कोई भगवान होता तो वह हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देता, पोर्टर ने दांत पीसते हुए कहा। उसे जो असहायता महसूस हुई वह क्रोध में बदल गई और जब क्लैरिस ने देवताओं के बारे में बात की तो पोर्टर भड़क गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब उन्हें भगवान की जरूरत होती है तो मदद के लिए जो आता है वह शैतान होता है। पोर्टर और क्लैरिस को ठंडी हवा का एहसास हुआ और पर्दे धीरे धीरे हवा में हिलने लगे। मंद प्रकाश वाले गोले टिमटिमाने लगे और उनके आसपास का हर व्यक्ति अंधेरा हो गया। पहले तो उन्हें लगा कि हवा के कारण गोले टिमटिमा रहे हैं, लेकिन फिर सब कुछ इतना अंधेरा हो गया कि पोर्टर और क्लैरिस को यह दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके सामने क्या है। कमरा पूरी तरह से काला हो गया। कुछ सेकंड बाद गोले फिर से टिमटिमाने लगे जिससे कमरे में एक तीसरी आकृति को रोशन करने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल गई। पोर्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने चैनल के बिस्तर के दूसरी तरफ किसी को बैठे देखा। पोर्टर की योद्धा प्रवृत्ति ने उसे बिस्तर से जल्दी से उठते ही जगा दिया। वह सहज रूप से बिस्तर की ओर बढ़ा तलवार और उसकी कमर के उस हिस्से को पकड़ लिया जहां वह अपनी तलवार रखता था। रानी क्लैरिस की मात्र भावना ने उसे चैनल को अपने करीब खींचने के लिए मजबूर कर दिया। जब पोर्टर गार्ड को बुलाने वाला था तो कमरे में एक शांत आवाज़ गूंजी। अगर आप अपनी बेटी को जीवित रखना चाहते हैं तो आप आवाज़ नहीं करेंगे। इन शब्दों ने पोर्टर के दिल की धड़कन को रोक दिया और उसे आवाज़ करने से रोक दिया। जितना पोर्टर चाहता था कि गार्ड कमरे में दौड़कर आएं, उतना ही वह ये भी जानना चाहता था कि घुसपैठिए के शब्दों में कुछ सच्चाई है या नहीं। खुद को दिखाओ, पोर्टर ने घुसपैठिए को आदेश दिया। एक मोमबत्ती धीरे धीरे उसके पास से उड़ी और घुसपैठिए के बगल में मंडराती रही। फिर घुसपैठिए ने अपनी उंगलियों के इशारे से मोमबत्ती जलाई। पोर्टर को आश्चर्य हुआ, मोमबत्ती की रोशनी ने उस चेहरे को रोशन कर दिया जिसने सभी को भयभीत कर दिया, डार्क लॉर्ड। जब उसने डार्क लॉर्ड की आंखों को देखा जो रक्त के पत्थरों की तरह चमक रही थी तो पोर्टर का दिल लगभग रुक गया। डार्क लॉर्ड! रानी क्लैरिस सिर से पैर तक कांप उठी। डार्क लॉर्ड के डर ने क्लैरिस के शरीर को लकवा मार दिया। जब पोर्टर शब्दों की तलाश कर रहा था, डार्क लॉर्ड ने अपना सिर अपनी मुट्ठी पर टिकाया और अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर सिंहासन पर बैठ गया। राजा और रानी को पता नहीं था कि वह बिना किसी अलार्म के महल में कैसे घुस गया। अगर वह उन्हें मरवाना चाहता था तो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि उसकी चमकती आंखों में कोई हत्या करने का इरादा नहीं था। जहां दर्द है वहां अंधेरा होने दो। पोर्टर और क्लैरिस ने डार्क लॉर्ड की हड्डियों को ठंडा करने वाली आवाज़ सुनी। उनके दिमाग में इतना सदमा था कि वे उसके शब्दों को समझ नहीं पाए। मैं ही एकमात्र भगवान हूं जिसने तुम्हारा दर्द सुना और मदद करने के लिए यहाँ आया। बताओ पोर्टर, क्या तुम अपनी बेटी को बचाओगे या मेरी मदद से इनकार करोगे और अपनी बेटी को दर्द में मरने दोगे? डार्क लॉर्ड के शब्द धीमे और गहरे लग रहे थे। हर शब्द ने उन्हें तीर की तरह मारा। अगर यह कोई और स्थिति होती तो पोर्टर ने गार्ड को बुलाया होता और स्पष्ट परिणामों के बावजूद खुद डार्क लॉर्ड से लड़ता। फिर भी पोर्टर एक ईश्वर भक्त व्यक्ति था जो जीने के लिए किसी की सेवा करने के बजाय बुराई से लड़ते हुए मरना पसंद करता था। हालांकि जब उसकी बेटी की जिंदगी उसके शब्दों पर निर्भर थी तो वह खुद को डार्क लॉर्ड की मदद से मना नहीं कर सका। आपके पास निर्णय लेने के लिए 5 सेकंड हैं। आपकी बेटी की जिंदगी अब आपके हाथों में है, डार्क लॉर्ड ने कहा। उसने उन्हें चैनल की जिंदगी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं दिया। यह उन दिनों में उनके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। सब कुछ और हर कोई उन्हें निराश कर रहा था और 3 दिनों में उनकी बेटी दर्द में मर जाएगी। इस समय कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को भी कुछ भी दे सकता है और पोर्टर और क्लैरिस अलग नहीं थे। 1, डार्क लॉर्ड ने एक उंगली उठाई। 2, उसने एक और उंगली उठाई और गिनना जारी रखा। उसे बचाओ, पोर्टर ने उसे जवाब दिया जब डार्क लॉर्ड 4 गिनने पर पहुंच गया। 200 मिलियन और आपका टेलीपोर्टेशन पोर्टल, यह आपकी बेटी की जान की कीमत होगी। पोर्टर को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे कीमत चुकाने की उम्मीद थी, क्योंकि उसके सामने डार्क लॉर्ड था। हालांकि
पोर्टर और क्लैरिस को खुशी हुई कि उनकी बेटी को बचाने की कीमत सोने के सिक्के और पोर्टल थी, न कि उनकी आत्मा या कुछ भी जो उन्हें हमेशा के लिए डार्क लॉर्ड से बांध देगा। जब तक आप मेरी बेटी से यह अभिशाप हटा देते हैं तब तक आप जो चाहें ले सकते हैं। पोर्टर ने डार्क लॉर्ड की ओर दौड़ लगाई जब चैनल की कराहें तेज हो गईं। जब डार्क लॉर्ड अपने सिंहासन से उठे और उनकी बेटी की ओर बढ़े तो वे कांप उठे। उनमें से कुछ चैनल को डार्क लॉर्ड की पहुंच से दूर रखना चाहते थे, लेकिन वे मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े रहे, डार्क लॉर्ड को चैनल के सिर पर अपना हाथ रखते हुए देख रहे थे। जैसे ही डार्क लॉर्ड ने चैनल को छुआ, उसका शरीर कांप उठा। पोर्टर और क्लैरिस ने चैनल की छाती में एक चमक दिखाई दी, जब तक कि उन्होंने कुछ टूटने की आवाज़ नहीं सुनी। जब उन्होंने टहनी टूटने जैसी आवाज़ सुनी तो डार्क लॉर्ड ने अपना हाथ हटा लिया, चैनल से दूर हटकर पीछे हट गया। पिताजी, पोर्टर ने वह शब्द सुना जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह फिर कभी नहीं सुनेगा। उसकी नम निगाहों के नीचे चैनल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। राजा पोर्टर फोर्ब्स और रानी क्लैरिस ने पूरा दिन चैनल के साथ बिताया, जिसे किसी ने चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया था। मंत्री चैनल को पूरी तरह से ठीक होकर अपने कमरे से बाहर निकलते देख अवाक रह गए। राजा और रानी ने कहानी के साथ आगे बढ़े कि चैनल की आत्मा से अभिशाप अचानक गायब हो गया। राक्षसों और रईसों को पोर्टर के शब्दों पर जितना संदेह था, उनके पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। डार्क लॉर्ड के महल में प्रवेश करने और अभिशाप को हटाने की संभावना उनके दिमाग में कभी नहीं आई थी। उस दिन राजा पोर्टर ने नौकरों को चैनल के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए एक शानदार दावत तैयार करने का आदेश दिया। शाम के सूरज ने किंगडम केथन पर लंबी छाया डाली। जैसे ही डूबते सूरज की तिरछी किरणों ने क्षितिज को एक गर्म नारंगी रंग दिया, अंधेरे ने धीरे धीरे बाकी दुनिया को ढक लिया। जल्द ही रोजगेट चमकदार शहर की रोशनी से जगमगा उठा और महल पूरी तरह से सजाए गए क्रिसमस ट्री की तरह जिल के ऊपर खड़ा था। जब महल में सभी लोग अपने कमरों में वापस आकर खेती करने और सोने लगे तो राजा पोर्टर और रानी क्लैरिस एक दूसरे का हाथ थामे अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। वे थके हुए और घबराए हुए लग रहे थे। उनकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, मानो वे किसी को खोज रहे हों। वह कहाँ है? रानी क्लैरिस ने बड़बड़ाया। उसने कहा था कि वह आधी रात को यहाँ हमसे मिलेगा, राजा पोर्टर ने कहा। चूंकि चैनल ठीक हो गया था, इसलिए उसकी आंखें जीवंत और जीवन से भरी हुई लग रही थीं। जब वह चैनल के कमरे में था, उसके विपरीत पोर्टर अब एक असली राजा की तरह लग रहा था। उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे और उसने शाही लाल रंग के लबादे पहने हुए थे। अपने दिलों में चिंताओं के बावजूद वे चुप रहे, डार्क लॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और दूर से एक भेड़िए की चीख ने उनका साथ दिया। आखिरकार कमरे में मौजूद प्रकाश के गोले ठीक वैसे ही टिमटिमाने लगे जैसे चैनल के कमरे में डार्क लॉर्ड के आने पर थे। अचानक गोले से निकलने वाली रोशनी बुझ गई और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उनके दिल कांप उठे और डार्क लॉर्ड से मिलने के लिए तैयार हो गए। पलक झपकते ही उनके गोले फिर से चमक उठे। हालांकि किंग पोर्टर और रानी क्लैरिस को उम्मीद थी कि डार्क लॉर्ड आएंगे, फिर भी जब उन्होंने उसे अपने सामने खोपड़ियों और हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठे देखा तो उन्हें एक झटका लगा। उनके शरीर बिस्तर से ऐसे उछले जैसे बिस्तर में आग लगी हो। राजकुमारी कैसी है? माइकल ने किंग पोर्टर और रानी क्लैरिस से पूछा। वे उसकी आवाज़ में पहले से अलग मानवता को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वह ठीक है, किंग पोर्टर ने उत्तर दिया। किसी भी अन्य परिस्थिति में मैं बिना किसी भुगतान के अभिशाप को हटा देता, लेकिन मेरे भी कुछ दायित्व हैं। एक शासक के रूप में मुझे लगता है कि आप समझेंगे, माइकल ने कहा। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि वे समझ गए कि कोई उनके दिल से बोल रहा है या सिर्फ दांतों से गिन रहा है। इसलिए उनके शब्द वास्तव में रानी और राजा दोनों को आश्चर्यचकित कर गए क्योंकि वे वास्तविक लग रहे थे। कृपया इसे ले लो। राजा पोर्टर ने धीरे से अपनी उंगली से अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और उसे डार्क लॉर्ड की ओर बढ़ाया। अंगूठी हवा में ऊपर उठी, उसकी ओर तैरती हुई। माइकल ने जल्दी से अंतरिक्ष की अंगूठी के अंदर देखा और सोने के सिक्कों के ढेर देखे। सिस्टम ने अंतरिक्ष की अंगूठी को स्कैन किया और अंदर की राशि की पुष्टि की, 200 मिलियन। मैंने अपने आदमियों को पोर्टल रूम छोड़ने का आदेश दिया, जैसा कि आपने कहा था, राजा पोर्टर ने कहा। चैनल को एक बार फिर हंसते हुए देखने के बाद जब उन्हें लगा कि वे उसे खो चुके हैं, राजा पोर्टर को डार्क लॉर्ड के साथ सौदा करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। गहरे में वे डार्क लॉर्ड के प्रति आभारी महसूस करते थे क्योंकि अगर वह नहीं होते तो चैनल कभी ठीक नहीं हो पाती। ये वही था जिसने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इसलिए दुनिया चाहे उसके बारे में कुछ भी कहे, उनके लिए वह एक आदमी था जिन्होंने उनकी बेटी को बचाया। इसके अलावा उसने सिर्फ 200 मिलियन और एक पोर्टल मांगा जो एक राजा के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। एकमात्र समस्या ये थी कि राजा पोर्टर को पोर्टल के अचानक गायब होने के बारे में जनरलों और मंत्रियों से निपटना था। उसे बस उम्मीद थी कि गार्जियन या नूह को डार्क लॉर्ड के साथ उसके व्यवहार पर संदेह नहीं होगा। एलिडिर और उसके साथी पोर्टल को तोड़ रहे थे और भागों को टेलीपोर्ट कर रहे थे जबकि वे बात कर रहे थे।
300 मिलियन की लागत वाला एक नया पोर्टल बनाने के बजाय एलिडर ने माइकल को एक मौजूदा पोर्टल बनाने का सुझाव दिया। फिर वह पिछले डार्क लॉर्ड द्वारा पीछे छोड़ी गई तांबे की अंगूठी का उपयोग करके महल को फौज से जोड़ने के लिए पोर्टल को संशोधित कर सकता था। माइकल के लिए सौभाग्य से किंग पोर्टर ने हाल ही में आइस फेयर ड्यूक की मदद से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था। बस एक बात याद रखो, किंग पोर्टर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो कुछ भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो, डार्क लॉर्ड ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा। वह अपने हाथों को अपनी पैंट की जेबों में ठूंसकर हवा में टहल रहा था। अगर एल्फ फिर से चैनल को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए? रानी क्लैरिस ने पूछा। चूंकि डार्क लॉर्ड इतने दयालु थे कि उन्होंने श्राप हटा दिया, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे एल्व्स के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन वह वास्तव में चाहती थी कि चैनल को श्राप देने वाला एल्फ मर जाए, क्योंकि जब तक एल्फ जीवित रहेगा चैनल की जान हमेशा खतरे में रहेगी। एक माँ और रानी के रूप में उसे चैनल की रक्षा करनी थी, भले ही इसका मतलब डार्क लॉर्ड के साथ एक और सौदा करना हो। तुम्हें ये बात नूह से पूछनी चाहिए, वह कल्पित बौनों से निपट लेगा। मैं राजकुमारी को श्राप देने वाले योगिनी को जितना भी चीर फाड़ कर देना चाहूँगा, नूह के लिए मेरे बजाय उनसे निपटना बेहतर होगा, क्योंकि मैं जितना कम तुम्हारे जीवन में शामिल रहूंगा उतना ही बेहतर होगा, माइकल ने कहा। कल्पित बौनों से निपटना माइकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में उनके साथ निपटने के उसके पास कई तरीके थे। विकल्प नंबर 1, वह एरिया के साथ योगिनी पर प्रहार कर सकता था। विकल्प नंबर 2, वह स्वयं महारानी से कल्पित बौनों को नियंत्रित रखने के लिए कह सकता था। लेकिन पहले दो विकल्पों को चुनने के बजाय माइकल ने विकल्प नंबर 3 चुना, नूह को कल्पित बौनों से निपटने दिया, जिससे निस्संदेह नूह कल्पित बौनों को नाराज कर देगा। परिणामस्वरूप नूह कल्पित बौनों का दुश्मन बन जाएगा और उसके जितने अधिक दुश्मन होंगे माइकल के लिए उतना ही बेहतर होगा। आगे चलकर माइकल नूह के खिलाफ लड़ाई में कल्पित बौनों के साथ मिलकर काम भी कर सकता था। वे कहते हैं कि मैं दुष्ट हूं, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को उसके माता पिता की आंखों के सामने प्रताड़ित नहीं किया और न ही मैंने कभी उनकी बेटी को धीरे धीरे मरते हुए देखने का इरादा किया, माइकल कंधे उचका दिए। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चैनल को अवोर से दूर रखता और गार्जियन गिल्ड की मदद लेता। कल्पित बौने प्रतिशोधी प्राणी हैं, भविष्य में तुम्हें उनसे निपटने में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने बीच में उभरी खोपड़ी वाला कार्ड निकाला। उसने कार्ड को अपने बगल की मेज पर रख दिया और अपनी नज़र वापस किंग पोर्टर और क्वीन क्लैरिस पर घुमाई। अगर तुम मुझसे फिर से संपर्क करना चाहते हो तो इसे छिपा कर रखो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो इसे फेंक दो, माइकल ने कहा। माइकल महल से बाहर निकलने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने ही वाला था कि किंग पोर्टर आगे बढ़ा। डार्क लॉर्ड, पोर्टर ने माइकल को पुकारा। धन्यवाद। जब माइकल मुड़ा तो किंग पोर्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। आपने हमारी बेटी के लिए जो किया उसके लिए हम आभारी हैं, क्वीन क्लैरिस ने धीरे से कहा। आप अच्छे लोग हैं, तुम ऐसी सज़ा के लायक नहीं हो। जैसे ही उसने कहा, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया कि वह उसे अंधेरे महल में वापस भेज दे और रानी क्लैरिस और राजा पोर्टर को पीछे छोड़ दे। उसके जाने के बाद सिंहासन हवा में गायब हो गया और राजा पोर्टर और रानी क्लैरिस ने गहरी सांस छोड़ी। महल में वापस आकर एलिडर एक खाली हॉल के अंदर इधर उधर भाग रहा था, जिसमें अभी भी ताज़ी लकड़ी और संगमरमर की महक थी। भव्य झूमर कमरे को चमका रहे थे और कमरे के केंद्र में विशाल गोलाकार पोर्टल को रोशन कर रहे थे। पोर्टल की बाहरी संरचना शुद्ध चांदी से बनी थी और बौनों ने संगमरमर से सीढ़ियां बनाई थीं। उस समय एलिडर चांदी की अंगूठी पर रून उकेरने में व्यस्त था, जबकि माइकल ने उसे जो तांबे की अंगूठी दी थी वह फर्श पर पड़ी थी। तुम वापस आ गए हो, एलिडर ने माइकल को कमरे में प्रवेश करते देखा और जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया। अपने व्यस्त काम के बावजूद गर्वित योगिनी को अपनी ओर झुकते देखना माइकल के लिए आश्चर्यजनक था। जब माइकल पोर्टल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रून मंद रूप से चमक रहे थे और ऊर्जा का स्पंदन कर रहे थे। तो सब कुछ ठीक रहा? माइकल ने पूछा। पोर्टल हॉल खाली था, जैसा कि आपने हमें बताया था। मुझे लगता है कि केथन का राजा भविष्य में हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनेगा, एलिडर ने पूछा और माइकल ने उसे अपना काम जारी रखने का इशारा किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि रानी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कल्पित बौनों की स्थिति में उनकी मदद कर सकता हूं। माइकल ने एलिडर से बात की जबकि कल्पित बौने पोर्टल पर रून बना रहे थे। तुमने उसे क्या बताया? वे सभी तुमसे नफरत करते हैं और तब तक घृणा करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, एलिडर ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा कि नूह को कल्पित बौनों से निपटने दो। सर्वोच्च संरक्षक के रूप में अपने लोगों को सुरक्षित रखना उसका काम है। इसके अलावा मुझे लगता है कि नूह कल्पित बौनों को नाराज कर देगा और उन्हें दुश्मन बना देगा, जैसा कि वह हमेशा करता है, माइकल ने हंसते हुए कहा। जब तक एंड्रियास उसके साथ है हम नूह के व्यवहार का अनुमान नहीं लगा सकते। मैं जिस एंड्रियास को जानता हूं वह एक विद्रोही और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति है।
अगर वह कुछ करने का मन बना लेता है तो वह चाहे जो भी हो उसे करके ही रहेगा। मान लीजिए कि वह 3000 साल पहले नहीं होता तो हम कुछ हफ्तों में महान 8 कुलों को नष्ट कर सकते थे। उस कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एलिडिर ने गुर्राते हुए कहा। मैं 3000 साल पहले वहां नहीं था, है न? मैं उसे फिर से ऐसा करते देखना चाहूंगा। माइकल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। पोर्टल पूरा करने के बाद हमें फौज में जाना चाहिए और बिग बर्था के लिए अपना नया हथियार पूरा करना चाहिए, माइकल ने कहा। मैंने डिज़ाइन को देखा और ज़रूरी रूनों के साथ आया, लेकिन उन रूनों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एक समय पर आपको आर्क एनर्जी क्रिस्टल के लिए कोई विकल्प ढूंढना होगा। एक समय में एक समस्या, एलिडर। हमने अभी भी पहाड़ में मौजूद क्रिस्टल का 1/4 हिस्सा नहीं निकाला है, माइकल ने कहा। जहां तक माइकल का सवाल है, मोगाशुकु की ऊर्जा विकिरण स्टॉर्मविले पहाड़ में क्रिस्टल बनाती रहेगी और वह हाइड्रा जल्द ही कहीं नहीं जाने वाला था। इसलिए माइकल को आर्क एनर्जी क्रिस्टल के खत्म होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। एलिडीर और माइकल ने पोर्टल को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हुए पूरा दिन बिताया। उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा और हॉल के बाहर होने वाली हर चीज़ को अनदेखा कर दिया। गया अक्सर माइकल और एलिडीर के लिए खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए हॉल में आता था। इसके अलावा माइकल के पास कोई आगंतुक नहीं आता था, बल्कि गया हर चीज़ का ध्यान रखता था। अब अगर आप वहां एक क्रिस्टल लगाते हैं, एलिडीर ने पोर्टल के बगल में एक ट्यूबलर के आकार की सुनहरी पाइप की ओर इशारा किया। धातु की ट्यूब जमीन में चली गई और सीढ़ियों के नीचे पोर्टल के निचले हिस्से से जुड़ गई। माइकल का काम एक जटिल तंत्र बनाना था जो आर्क ऊर्जा क्रिस्टल को शुद्ध ऊर्जा में बदल दे, जिसका उपयोग पोर्टल को सक्रिय करने के लिए किया जा सके। दक्षिणी महाद्वीप के बाहर किसी को भी तंत्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वायुमंडल में ही शुद्ध आर्क ऊर्जा थी और रून इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। ये देखते हुए कि दक्षिणी महाद्वीप के वायुमंडल में कोई आर्क ऊर्जा नहीं थी, माइकल को ऐसा उपकरण बनाना पड़ा। दूसरे शब्दों में, माइकल के बिना कोई भी शून्य रेखा के अंदर पोर्टल नहीं बना सकता था, चाहे कितने भी रून मास्टर क्यों न कोशिश करें। माइकल ने क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा निकाला, उसे पाइप में डाला और पोर्टल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने का इंतजार किया। धातु की पाइप कंपन करने लगी, जिससे एक खर्राटों की आवाज आई। धातु की पाइप से धीरे धीरे सफ़ेद धुआं निकलने लगा, क्योंकि माइकल ने पाइप से निकलने वाली तीव्र गर्मी को महसूस किया। ये काम कर रहा है, एलिडर ने कहा जब उसने देखा कि खुले स्थान के चारों ओर धातु की अंगूठी पर रून चमकने लगे हैं, जहां भंवर दिखाई देने वाला था। ये जटिल प्रतीक तब तक चमकते रहे जब तक माइकल ने अपने आसपास के स्थान को विकृत महसूस नहीं किया। यह एक अदृश्य चुंबक की तरह था जो उसे अपने करीब खींच रहा था। एक दबी हुई धमाके के साथ पलक झपकते ही रिंग के भीतर एक लाल लाल भंवर दिखाई दिया। चलो कुछ प्राणी लाते हैं और उसे पहले पोर्टल के माध्यम से भेजते हैं, एलिडर ने कहा। लेकिन उसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि माइकल पहले ही पोर्टल में घुस चुका था। जब माइकल भंवर में प्रवेश करता है तो एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो जाता है और फिर उसके आसपास का दृश्य बदल जाता है। वह अपने फौज के प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है। फौज वैसा ही दिख रहा था जैसा कुछ दिन पहले उसने छोड़ा था। फौज में कदम रखने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या भंवर अभी भी वहां है। आश्चर्यजनक रूप से उसके पीछे कोई घूमता हुआ भंवर नहीं था। इसके बजाय वह केवल दीवार पर एक चमकता हुआ रून देख सकता था। माइकल ने सहज रूप से अपना हाथ उस रून पर रखा जो एक भंवर जैसा दिख रहा था। जिस क्षण उसने रून को छुआ, दीवार कांप उठी। फिर दीवार धीरे धीरे खुल गई, जिससे एक मेहराब बन गया। मेहराब के अंदर माइकल ने लाल लाल भंवर देखा। माइकल पोर्टल की ओर चला गया और एलिडर तक पहुंचने के लिए एक बार फिर उसमें प्रवेश किया। ये खतरनाक था, एलिडर ने चिल्लाते हुए कहा जब माइकल पोर्टल से बाहर निकला। हम जो करते हैं उसमें हम सबसे अच्छे हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, माइकल ने कंधे उचकाए। इसके अलावा अगर पोर्टल फौज के अलावा कहीं और जाता तो सिस्टम उसे चेतावनी दे देता। मेरे पीछे आओ, फौज इंतजार कर रहा है, माइकल ने कहा। एलिडर माइकल के पीछे पीछे पोर्टल में गया और अपने जीवन में पहली बार राक्षसों की कब्र में कदम रखा। फौज ने अपनी चिलचिलाती गर्मी के साथ एलिडर का स्वागत किया। एलिडर ने फौज में कुछ सेकंड भी नहीं बिताए क्योंकि उसे गोलियों की तरह पसीना आने लगा। जैसे ही माइकल फौज में दाखिल हुआ, उसने अपना लंबा कोट और उसके नीचे पहनी हुई पूरी आस्तीन की शर्ट उतार दी। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? उसने जो गर्मी महसूस की वह उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया हो। उसके ऊपर भट्टी भी नहीं जल रही थी। माइकल ने एलिडर को अपने ही पसीने में भीगते हुए देखकर ठहाका लगाया। हम एक ज्वालामुखी पर्वत के अंदर हैं, इसे देखो। माइकल भट्टी के पास गया और लीवर को खींचा, क्योंकि सुनहरा लावा ऊपर लटके पाइपों के माध्यम से भट्टी में बह रहा था। ज्वालामुखी से तुम्हारा क्या मतलब है? एलिडर ने पूछा। मेरे साथ चलो। माइकल फौज से बाहर चला गया और एलिडर को दिखाने के लिए बाहर चला गया कि वे कहाँ हैं।
एलिडर एक अंधेरे संकीर्ण गलियारे से उसके पीछे चला गया जब तक कि वे एक मृत अंत तक नहीं पहुंच गए। उसे लगा कि एक मृत अंत एक दरवाजा निकला जब डार्क लॉर्ड ने अपना हाथ दीवार पर रखा। जिस क्षण माइकल ने दरवाजा खोला, एक तीव्र चिलचिलाती गर्मी की लहर एलिडर से टकराई, लगभग उसके बाल जल गए। सावधान, माइकल ने कहा, एलिडर को संकीर्ण रास्ते से नीचे गिरने और सीधे बुदबुदाते लावा में गिरने से बचाते हुए। अब एलिडर को एहसास हुआ कि ज्वालामुखी पर्वत के अंदर से उसका क्या मतलब था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं दानव की कब्र में नहीं उड़ सकता, इसलिए वहां पहुंचने के लिए हमें चढ़ना होगा। माइकल ने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो हम वापस फौज में जा सकते हैं। माइकल जानता था कि यद्यपि एलिडर एक अर्ध एल्फ के शरीर के अंदर था, फिर भी वह एक डार्क एल्फ की तरह व्यवहार करता था जो शुष्क या गर्म मौसम के प्रति बेहद संवेदनशील था। माइकल आखिरी चीज जो चाहता था वह एलिडर को पहाड़ पर चढ़ने के बारे में शिकायत करते हुए सुनना था। हालांकि एलिडर ने अपने जवाब से माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं कोई नाजुक युवा फूल नहीं हूं। बेशक मैं चढ़ना चाहता हूं। अगर तुम कर सको तो मेरे नेतृत्व का पालन करो, डार्क लॉर्ड, एलिडर ने हंसते हुए कहा और दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया जैसे कि वह एक विशेषज्ञ पर्वतारोही हो। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माइकल की भौहें ऊपर उठी। वह एल्फ को बिना धीमे हुए दीवार पर चढ़ते हुए देख रहा था। वह पर्वतारोहण में किसी एल्फ से हारने वाला नहीं था, इसलिए माइकल जितनी तेजी से चढ़ सकता था चढ़ना शुरू कर दिया। एलिडर आश्चर्यजनक रूप से तेज था, लेकिन माइकल उससे ज्यादा तेज था। कुछ छलांग और जंपर के साथ माइकल शीर्ष पर पहुंच गया और एलिडर को शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुमने इस तरह चढ़ना कहां से सीखा? माइकल ने एलिडर से पूछा, क्योंकि एल्फ ने माइकल का हाथ पकड़ा और शीर्ष पर पहुंच गया। जब एलिडर माइकल को जवाब देने वाला था तो उसने राक्षसों की कब्रों की विशाल खुली दुनिया देखी। लाल आसमान, गरज और धुएं वाली हवा के नज़ारे ने एलिडर को अंदर तक चौंका दिया। इसके अलावा एलिडर ने दूर से विशालकाय बैल को देखा और उसका जबड़ा खुला रह गया। आखिर यह क्या है? एलिडर ने बैल को देखते हुए पूछा। कुछ ऐसा जिससे हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते, माइकल ने कहा। एलिडर की नज़र विशाल भूमि पर घूम गई। राक्षसों की कब्र पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी जितना उसने पहले सोचा था। उसे लगा कि स्काईहॉल ने उसे अकिलिन क्षेत्र में कैद कर लिया है। कम से कम उसके पास सैर सपाटे के लिए एक खूबसूरत जगह तो थी। लगभग आधे घंटे बाद माइकल और एलिडर वापस फौज में आए और अपने अगले प्रोजेक्ट टॉर्पीडो पर काम करना शुरू कर दिया। एलिडर फौज से बाहर निकलकर अंधेरे महल में गया और स्टोर रूम से अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें ले आया। फिर एलिडर माइकल को भट्टी चालू करते हुए देखने के लिए वापस फौज में आया। जब उसे लगा कि तापमान और नहीं बढ़ सकता तो भट्टी ने अपने चिलचिलाती गर्मी वाले लावा से एलिडर को चौंका दिया। माइकल ने धातु के अयस्कों को एक बड़े कड़ाही में डाला और उसे लावा के ऊपर लटका दिया। क्योंकि वे सिस्टम से खरीदे गए गहरे धातु के अयस्क नहीं थे, इसलिए गर्म लावा ने उन्हें गर्म चिपचिपा अच्छाई में पिघलाने के लिए पर्याप्त से अधिक गर्मी प्रदान की। जब माइकल भट्टी के पास काम कर रहा था तब एलिडर ने फौज के चारों ओर अदृश्य रूनों का अध्ययन किया। दूसरों के लिए रून अदृश्य थे, लेकिन उसके लिए वे आधी रात के आकाश में सितारों की तरह चमकते थे। उसने जितने अधिक रून देखे उतना ही उसे अपने काम के साथ समानता का एहसास हुआ। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे उसके काम थे। रून लगभग हर जगह थे, टेबल, दीवारें, छत और पाइप। जहां भी वह मुड़ता उसे रून दिखाई देते। ये पूरा फौज रूनों और जटिल उपकरणों का एक सुंदर मिश्रण था, बिल्कुल पोर्टल की तरह। फौज डार्क लॉर्ड और एलिडर के बीच दोस्ती का प्रतीक था। वह योगिनी जो डार्क लॉर्ड के साथ आखिरी दिन तक खड़ी रही जब उसने पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर दिया। जब एलिडर रूनों का अध्ययन कर रहा था, माइकल ने 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा धातु का खंभा पकड़ा, अंधेरे किरणों का उपयोग करके सिगार के आकार का एक सांचा बनाया और पिघली हुई धातु को सांचे में डाला। माइकल ने धातु को ठंडा होने दिया और मनचाहा आकार ले लिया। जब धातु ठंडी हो रही थी, माइकल काम की मेज पर वापस आया और लक्ष्यीकरण प्रणाली का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसमें उसे एलिडर की मदद की जरूरत थी। बहुत हो गया इधर उधर देखना, हमें काम करना है, माइकल ने कहा। अंत में एलिडर वास्तविकता में वापस आ गया और मुड़ गया। इस पूरी जगह पर मेरे रून हैं, तुम्हारे नहीं। वे तुम्हारे अतीत के थे, माइकल ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने और क्या छोड़ा है। प्रत्येक रून की जटिलता को देखते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई बात नहीं, हमने पूरे ब्रह्मांड को रीसेट करने के लिए एक सरणी डिज़ाइन की है। तो हाँ, तुमने बहुत कुछ सीखा है, माइकल ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम बाद में अपने काम की प्रशंसा कर सकते हो। अब यहाँ आओ और मेरी इसमें मदद करो, माइकल ने एलिडर को आदेश दिया। फिर उन दोनों ने अपने पिछले संस्करणों पर चर्चा करते हुए टारपीडो बनाना जारी रखा। टारपीडो बनाना 2 लोगों का काम था। सबसे पहले माइकल को एक लोहार के रूप में बाहरी आवरण बनाना था और उसे विस्फोटक सामग्री से भरना था।
दूसरा काम एलिडर के कंधों पर था क्योंकि उसे संपर्क पर विस्फोट की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आग ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति का दोहन करने के लिए अंदर और बाहर रून उकेरना था। ये हो गया। लगभग 1 घंटे बाद एलिडर ने राहत की सांस ली और माइकल को टेबल पर टारपीडो देखने के लिए इशारा किया। बाहर से टारपीडो 1 मीटर लंबे सिगार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था जिसके अंत में पंख थे। बाहरी आवरण धातु से बना था और जटिल रून उकेरे गए थे जो नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। जैसा कि ये दिखता था, इसके विपरीत टारपीडो एक पत्थर की तरह भारी था। एलिडर को इसे घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। मेज पर पहुंचने पर माइकल ने अपने नए डेथ ब्रिंगर की सतह को महसूस करते हुए टारपीडो के माध्यम से अपना हाथ चलाया। अगर उसकी गणना सही थी तो एक टारपीडो एक फ्रिगेट को टुकड़ों में नष्ट कर सकता था और इसकी रेंज 20 किलोमीटर थी। अब जब हमने कठिन हिस्सा पूरा कर लिया है तो चलिए आसान हिस्से पर चलते हैं, माइकल ने कहा। जाहिर है वह इन टारपीडो को तोप में डालकर अपने दुश्मनों पर नहीं चला सकता था। इसके बजाय माइकल को इन टारपीडो का उपयोग करने के लिए एक विशेष बंदूक और एक लक्ष्य तंत्र बनाना पड़ा। माइकल के आविष्कारक गुण के लिए धन्यवाद। उन्हें बनाना माइकल के लिए एक नया धनुष बनाने जितना आसान था। प्रचंड सूर्य की रोशनी दक्षिणी महाद्वीप के समुद्र पर पड़ रही थी, जो कभी न खत्म होने वाली प्रतीत होती थी, जिससे प्रकाश एक चमकदार धब्बे में बदल गया। समुद्र शांत, स्पंदित और लयबद्ध तरीके से सांस ले रहा था। शांत समुद्र में एक ब्रिगेड हवा के साथ समुद्र में गश्त करते हुए रवाना हुई। पाल कसते हुए जहाज चीखा और नारियल के कुछ पेड़ों वाले एक छोटे से द्वीप से दूर आगे की ओर छलांग लगाए। पतवार के खिलाफ लहरों की शांत लपटें खाड़ी के पार गूंज उठीं। जैसे जैसे खोपड़ी के चित्र वाला पाल ऊपर और ऊपर उठता गया, चमकते प्रतिबिंब ने कप्तान फेयरबैंक को अंधा कर दिया, जिससे जहाज के ऊपरी डेक पर एक काली छाया पड़ गई। धीरे धीरे ये शांत और चमकदार नारंगी रंग के पानी के साथ घुल मिल गया। जहाज धीरे धीरे दर्पण जैसे पानी में आगे बढ़ रहा था। पफ धीरे धीरे करीब आ रहा था, जैसे कि वह शिकारी हो और बाकी सब शिकार हो। जीवंत दिखे यारों, हमारे पास दूध देने के लिए अमीर मोटे व्यापारी हैं, कैप्टन फेयरबैंक्स ने दहाड़ लगाए। हल्की हवा उसके लाल बालों और नीली आंखों वाले अंडाकार चेहरे से होकर बह रही थी। उसकी ढीली सफ़ेद शर्ट हवा में लहरा रही थी, जिससे उसका बालों वाला सीना दिखाई दे रहा था। फेयरबैंक्स और उसके चालक दल ने समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस के अधीन समुद्र को तब तक आतंकित किया जब तक कि डाक लॉर्ड ने वेंस और उसके कई समुद्री डाकू कप्तानों को मारने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसके साथ शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। फेयरबैंक्स उन भाग्यशाली लोगों में से एक था जो डाक लॉर्ड के क्रोध से बच गया था। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फीनिक्स मैनर के व्यापारी रत्न व्यापार के लिए घिसल जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यह सब क्या है। हम उन्हें रोकते हैं, उनके सामान की जांच करते हैं और उनसे कर वसूलते हैं। फेयरबैंक्स जोर से हंसा। 1 साल पहले अगर कोई उसके गले पर ब्लेड भी रख देता तो भी वह ये शब्द नहीं बोलता। वह मजे के लिए व्यापारी जहाज़ों को लूटता और उन्हें डुबो देता था। अधिकांश समुद्री डाकू इसी तरह रहते थे और परिणामस्वरूप व्यापारी जहाज शायद ही कभी उनके समुद्र में प्रवेश करते थे। अपने सबसे अच्छे दिनों के दौरान वे हर 3 महीने में 1 या 2 जहाज़ों को लूटते थे और बाकी साल बिना लूटपाट के गुजारते थे। कभी कभी 2 समुद्री डाकू समूह एक दूसरे से रम की एक टोकरी या उससे कम के लिए लड़ते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब डाक लॉर्ड ने समुद्र पर विजय प्राप्त की और समुद्री डाकुओं को अपने कब्जे में ले लिया। उसने व्यापारियों के साथ समझौते किए और समुद्री डाकुओं को पागलों की तरह लूटपाट बंद करने का आदेश दिया। लूटपाट करने के बजाय डाक लॉर्ड ने व्यापारियों को व्यापार के लिए दक्षिणी महाद्वीप में आने पर हर बार समुद्री डाकुओं को 1% का भुगतान करने का आदेश दिया। कई समुद्री लुटेरों को कर वसूलने और लूटपाट न करने के विचार से नफरत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया जो उन्हें बताया गया था, क्योंकि समुद्री लुटेरों को पता था कि डाक लॉर्ड के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते थे उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था और चेतावनी के तौर पर दूसरे समुद्री लुटेरों के सामने शार्क के सामने फेंक दिया जाता था। फेयरबैंक्स उन लोगों में से एक था जो शार्क का भोजन बनने से बचना चाहता था। पहले तो फेयरबैंक्स और उसके दल को डाक लॉर्ड के अपरंपरागत आदेश पर संदेह था, लेकिन धीरे धीरे दक्षिणी महाद्वीप में आने वाले व्यापारी जहाज़ों की संख्या में वृद्धि हुई। 6 महीने के भीतर समुद्र में समुद्री लुटेरों के जहाज़ों की तुलना में व्यापारी जहाज़ ज़्यादा थे। नतीजतन समुद्री लुटेरे कर से अपने हिस्से के रूप में ज़्यादा सिक्के बनाने में सक्षम थे, जितना उन्होंने कभी लूटपाट करके नहीं कमाया था। जो समुद्री लुटेरे संदेह में थे और उन्हें लूटपाट करने से रोकने के लिए डाक लॉर्ड से नफरत करते थे, उन्होंने जल्दी ही उसके बारे में अपना विचार बदल दिया। डाक लॉर्ड के अधीन समुद्री लुटेरे फले फूले और अपना स्वर्णिम युग जी रहे थे। फेयरबैंक्स के लिए ये समुद्र में एक और आरामदेह दिन था। उसका काम व्यापारी जहाज़ों को रोकना और उनके द्वारा ले जाए जा रहे माल के अनुसार उन पर कर लगाना था। इतने समय के बाद फेयरबैंक्स नींद में भी काम कर सकता था।
जब वह शांत समुद्र में नौकायन कर रहा था तो उसका क्वार्टर मास्टर, नाक छिदवाने वाला एक सांवला चमड़ी वाला आदमी, फेयरबैंक्स की ओर दौड़ा। कैप्टन, हमने एक भूतिया जहाज देखा है, क्वार्टर मास्टर ने कहा। उसकी काली आंखों में डर की एक झलक थी। फेयरबैंक्स की आंखों में वैसा ही डर था जैसा उसने सुना था कि पाल पर कोई प्रतीक या शिखा नहीं होने के कारण जहाज समुद्री लुटेरों के जहाज़ों पर हमला कर गायब हो जाते हैं। अफवाह थी कि डार्क लॉर्ड की नौसेना सेना ने इन भूतिया जहाज़ों के कारण 5 समुद्री लुटेरों के जहाज खो दिए हैं। फेयरबैंक ने अपने हाथों से कमर पर लटके स्पाईग्लास को पकड़ा और क्वार्टर मास्टर की ओर इशारा करते हुए देखा। स्पाईग्लास के जरिए फेयरबैंक्स ने एक अकेला जहाज उनकी दिशा में आता हुआ देखा। वहां वह था, एक फ्रिगेट जिसके ग्रे पाल पर कोई प्रतीक या शिखा नहीं थी। जैसे ही फेयरबैंक ने भूतिया जहाज को देखा, शांत समुद्र में एक अजीब सी घंटी गूंजी। यह एक चीख की तरह लग रही थी, एक चीख जिसमें गुस्सा और दुख दोनों मिला हुआ था। क्या आदेश है, कैप्टन? क्वार्टर मास्टर ने पूछा। फेयरबैंक्स ने अपना स्पाईग्लास नीचे किया और क्वार्टर मास्टर की ओर देखा। तोपों को तैयार करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, फेयरबैंक्स ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा दल उसे सुन सकता था। जल्द ही उन्होंने सभी ने एक स्पाईग्लास पकड़ा और क्षितिज को स्कैन किया। भूत जहाज देखा गया। उस समय कौवे के घोंसले पर तैनात एक समुद्री डाकू क्षितिज की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ऊपरी डेक पर लगभग सभी ने भूत जहाज को सुना और देखा। घबराहट को नियंत्रित करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तोपें तैयार करो, क्वार्टर मास्टर ने दहाड़ते हुए कहा क्योंकि उसका आदेश डेक पर फैल गया था। समुद्री डाकू घबरा गए और कुछ क्षणों के लिए मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े रहे। उन्होंने करों को इकट्ठा करने और युद्ध के बिना जीवन का आनंद लेने में बहुत लंबा समय बिताया, इसलिए जब उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया गया तो उनके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। उन्हें ये समझने में कुछ क्षण लगे कि वे किस खतरे में थे। हम उनके सिर डार्क लॉर्ड के पास लाएंगे, फेयरबैंक चिल्लाया। जिस क्षण चालक दल ने डार्क लॉर्ड का नाम सुना, वे वास्तविकता में वापस आ गए क्योंकि भूत जहाज का डर डार्क लॉर्ड के डर के करीब भी नहीं था। चालक दल जल्दी से तोपों तक पहुंच गया और कुछ नीचे के डेक पर भाग गए ताकि चालक दल को युद्ध का आदेश दे सकें। जब चालक दल युद्ध की तैयारी कर रहा था तो फेयरबैंक ने एक नज़र डालने के लिए अपना स्पाईग्लास उठाया। भूतिया जहाज फिर से। क्या हुआ? उसे पूरा झटका लगा। उसने स्पाईग्लास से कोई जहाज नहीं देखा। उसने जहाज को ढूंढने की कोशिश में स्पाईग्लास को बाएं दाएं घुमाया। फेयरबैंक को देखते हुए क्वार्टर मास्टर ने अपने स्पाईग्लास से देखा और खाली क्षितिज को देखकर दंग रह गया। भूतिया जहाज कहीं नहीं था। क्या तुम्हें भूतिया जहाज दिख रहा है? क्वार्टर मास्टर ने कौवे के घोंसले के ऊपर खड़े समुद्री डाकू पर चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह क्वार्टर मास्टर को जवाब दे पाता, समुद्री डाकू ऊपर से नीचे गिर गया और डेक पर बिखर गया, जिससे फर्श लाल हो गया। चालक दल के सदस्य जो कुछ हुआ था उससे दंग रह गए। अपनी स्तब्ध अवस्था में वे फर्श पर लोहे के तीर को देखने में विफल रहे, जो समुद्री डाकू के खून और मांस से सना हुआ था। अचानक कहीं से भूतिया जहाज फेयरबैंक के जहाज के करीब दिखाई दिया। चालक दल और कप्तान चौंक गए। उन्हें पता नहीं था कि यह कहां से आया था। कवर ले लो, फेयरबैंक चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर का हर तंतु उसे अपना सिर नीचे करने और झुकने के लिए चिल्ला रहा था। वह एक अनुभवी था और उसके पास अपने दल को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त युद्ध का अनुभव था। हालांकि भूत के जहाज की विशुद्ध शक्ति के सामने उसका युद्ध का अनुभव भारी पड़ गया। पतवार के एक तरफ की सभी 50 तोपें एक ही समय में फट गईं और फेयरबैंक के ब्रिगेड पर बमबारी की। 10 में से 9 बार ब्रिगेड के पास फ्रिगेट के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। दुर्भाग्य से फेयरबैंक के लिए उसका जहाज फ्रिगेट के बहुत करीब था और वापसी की आग के लिए तैयार नहीं था। फेयरबैंक नीचे झुका और पतवार को जितना हो सके उतना कसकर पकड़ लिया। जब उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया तो उसने देखा कि उसका क्वार्टर मास्टर डेक पर लड़खड़ा रहा है और उसकी छाती में एक बड़ा छेद है। तोप का एक गोला सीधे उसके सीने में जा लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा और क्वार्टर मास्टर के जमीन पर गिरने से पहले एक और तोप का गोला उसके सिर को उड़ा ले गया। एक तेज सीटी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही, जिससे वह बच गया सीधे सोचने से। अधिकांश चालक दल या तो डेक से नीचे गिर गए या तोप की आग से मर गए। जब भूत जहाज अपनी तोपों को फिर से लोड कर रहा था तो फेयरबैंक खड़ा हुआ और उसने पतवार को जितनी जल्दी हो सके घुमाया। जहाज को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। मुख्य पाल के खंभे मुश्किल से खड़े थे और 1 या 2 तोप के गोले टूटने से दूर थे। एक कप्तान के रूप में जहाज और बाकी चालक दल को बचाना उसका काम था। उसने फ्रिगेट से दूर जाने के लिए पतवार को तेजी से घुमाया। भागने की कोशिश करते समय फेयरबैंक ने भूत जहाज को देखा और शत्रुतापूर्ण चालक दल को देखा। वे सभी नुकीली टोपी के साथ किसी तरह के चांदी के लबादे पहने हुए थे। उनमें से किसी का भी चेहरा खुला नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद को सिर से पैर तक ढक रखा था। पूरी तरह से पाल, फेयरबैंक चिल्लाया। वह जानता था कि उनके लिए आग वापस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
उनके पास एकमात्र उम्मीद थी कि वे फ्रिगेट से बचकर निकल जाएं, इससे पहले कि वह अपनी तोपों को फिर से लोड करे। धमाका! अचानक एक विशाल तीर सामने के डेक पर लगा और ब्रिगेड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। फेयरबैंक ये भी नहीं देख पाया कि तीर कहाँ से आ रहे थे। डेक पर और भी तीर बरसने लगे, जिससे हर कोई और हर चीज़ घायल हो गई। सामने का आधा हिस्सा धीरे धीरे नीचे डूब रहा था। फेयरबैंक के पास फ्रिगेट से बचने का कोई मौका नहीं था, जिसने अपनी तोपों को फिर से लोड करना लगभग पूरा कर लिया था। मैं बिना लड़े नहीं मरूंगा। फेयरबैंक ने अपनी कटलेस को बाहर निकालते हुए दहाड़ लगाए। वह उस रस्सी की ओर भागा जिसका इस्तेमाल वे शत्रु जहाज़ों पर चढ़ने के लिए करते थे और फ्रिगेट की ओर झूलने की कोशिश की। अगर वह रस्सी को छोड़ देता और पानी में कूद जाता तो वह बच सकता था। हालांकि वह पूरी तरह से एक समुद्री डाकू था। उसने लूटपाट करना छोड़ दिया हो सकता है, लेकिन वह बिना लड़े कभी नहीं मर सकता। जब वह डेक पर उतरने वाला था तो उसने विस्फोटों की एक और बौछार सुनी। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया। आखिरी चीज़ जो उसे याद थी वह उसके सिर में तेज दर्द था, फिर उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। इस बीच फौज में वापस आकर माइकल ने टॉर्पीडो का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को फौज करना समाप्त कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने भट्टी में आग बुझा दी, जबकि एलिडर ने टॉर्पीडो को स्पेस रिंग में डाल दिया। आग बुझाने के लिए माइकल को भट्टी के बगल में लीवर को नीचे खींचना पड़ा। जैसे ही उसने इसे नीचे खींचा, प्राचीन बर्फ के कोर से ठंड की एक ठंडी धारा निकली और आग को बुझा दिया। चलो चलते हैं, माइकल ने कहा। एलिडर ने सिर हिलाया और फौज छोड़ने के लिए पोर्टल की ओर चल पड़ा। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद उनके शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। तापमान में अचानक गिरावट ने उनके शरीर और दिमाग को प्रभावित किया। एलिडर को सामान्य महसूस करने में कुछ पल लगे। दूसरी ओर जब वे पोर्टल से बाहर निकले तो माइकल ने देखा कि गया अज़ाज़ेल के साथ उनका इंतजार कर रहा था। हमारे पास एक स्थिति है, गया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने पोर्टल या फौज के बारे में उनसे पूछताछ करने की भी जहमत नहीं उठाई। माइकल को पता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? माइकल ने पूछा। क्या आपको भूतिया जहाज़ याद हैं जो दक्षिणी महाद्वीप में हमारे जहाज़ पर हमला कर रहे हैं? गया ने सिर हिलाते हुए माइकल से पूछा। कोरी ने सभा में इन जहाज़ों के बारे में शिकायत की। जाहिर है, ये जहाज़ हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे और अगर कोई उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता तो वे खुद को मार डालते। राक्षसों की कब्र पर जाने से पहले माइकल ने कोरी को आदेश दिया कि वह इसकी तह तक जाए और उन अज्ञात जहाज़ों के पीछे के रहस्य को उजागर करे। लेकिन गया के चेहरे पर भाव देखकर वह बता सकता था कि ये जहाज़ एक बार फिर से दिखाई दिए हैं। उन्होंने कुछ मिनट पहले हमारे एक जहाज़ को डुबो दिया था, गया ने कहा। आपको ये देखना चाहिए मेरे प्रभु। अज़ाज़ेल ने अपने हाथ में टैबलेट के आकार का दर्पण माइकल को सौंप दिया। दर्पण एक पल के लिए टिमटिमाया और फिर माइकल को पतवार के पास किसी के दृष्टिकोण से शांत समुद्र दिखाया। कप्तान, हमने एक भूतिया जहाज़ देखा है। माइकल ने दर्पण में एक काले रंग के आदमी को देखा। कुछ हमलों के बाद कोरी ने मुझसे स्पाइडर्स के लिए कहा ताकि वह अपने अधीन हर कप्तान पर नज़र रख सके। गया ने माइकल को समझाया कि जहाज़ के कप्तान ने स्पाइडर क्यों पहना हुआ था। उसने पूरी तरह से शीशे में ध्यान केंद्रित किया, भूत जहाज़ की तलाश में। भूत जहाज़ देखा। माइकल ने कौवे के घोंसले के ऊपर समुद्री डाकू को क्षितिज की ओर इशारा करते हुए देखा। जल्द ही समुद्री डाकू कप्तान ने अपनी नज़र उस दिशा की ओर घुमाई जिस ओर समुद्री डाकू ने इशारा किया था। अच्छे बिंदु पर पहुंचो, गया ने कहा और दर्पण में अपनी उंगलियों को सरकाया क्योंकि दर्पण में फीड तेजी से चल रही थी। उसने अपने हाथ दर्पण से हटा लिए जब एक ग्रे जहाज समुद्री डाकू कप्तान के जहाज के बगल से गुजरा। फीड स्थिर नहीं था क्योंकि वह कवर से नीचे की ओर धंक रहा था। फिर भी माइकल फीड को रोकने और शत्रुतापूर्ण जहाज पर एक स्पष्ट नज़र डालने में सक्षम था। दर्पण में इस फ्रिगेट में एक ग्रे रंग का पतवार था, बिना किसी शिखा या प्रतीक के पाल और सिर से पैर तक पूरी तरह से ढका हुआ चालक दल। यदि माइकल एक लोहार नहीं होता तो वह जहाज के जटिल निर्माण को नहीं देख पाता। हालांकि यह एक सामान्य फ्रिगेट की तरह दिखता था, लेकिन जहाज को अलग तरह से बनाया गया था। उदाहरण के लिए, पतवार में प्रत्येक पतवार तोप के नीचे मुट्ठी के आकार के छोटे छेद थे। इसके अलावा ऊपरी डेक पर तोपें सामान्य तोपों से अलग थीं। उन्हें शंक्वाकार आकार के बजाय एक आयताकार आकार में बनाया गया था। मैं बिना लड़े नहीं डूबूंगा। माइकल ने समुद्री डाकू कप्तान को खड़े होते देखा और बमबारी के बावजूद रस्सी की ओर भागा। उसने रस्सी पकड़ी, भूत जहाज की ओर झूला। सब कुछ नीला होने से पहले दर्पण में फीड विकृत हो गई। ये वास्तव में कब हुआ? माइकल ने पूछा। 5 मिनट पहले। बिग बर्था पास में नौकायन कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें घात लगाने वाले स्थान पर जाने का आदेश दिया, गया ने कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं और कोई भी उसके चारों ओर ठंडी जानलेवा आभा को सचमुच महसूस कर सकता था। वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा, माइकल ने शांति से कहा।
उसने अपनी हथेली एलिडर की ओर बढ़ाई क्योंकि एल्फ ने अपनी उंगली से टारपीडो युक्त अंतरिक्ष की अंगूठी को हटा दिया और इसे माइकल की हथेली पर रख दिया। एक शब्द भी बोले बिना गया उसके करीब आ गया और उसके टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने का इंतजार करने लगा। रूनिक टेलीपोर्टेशन की बदौलत माइकल पलक झपकते ही बिग बर्था तक सीधे पहुंचने में सक्षम हो गया। पूरी पाल शॉट बिग बर्था के ऊपरी डेक पर दौड़ रहा था, अपने चालक दल को आदेश दे रहा था। बिग बर्था के अस्थायी कप्तान के क्वार्टरमास्टर के रूप में कोरी का समुद्री डाकुओं के बीच काफी दबदबा था। शॉटी ने अपना पद सिर्फ प्यारा बनकर या चाटुकारिता करके नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित किया था। माइकल और गया तब प्रभावित हुए जब उसने शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया और पिछले 1 साल से लगन से खेती कर रहा था। शॉटी की कलाई के चारों ओर ओलंपस उसकी कड़ी मेहनत का प्रतीक था और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता था उसके लिए एक दर्दनाक अनुस्मारक था। आमतौर पर बिग बर्था कोरी के द्वीप पर लंगर डाला जाता था और शायद ही कभी समुद्र में नौकायन किया जाता था। हालांकि जब कोरी ने एक और हमले और डार्क क्वीन के आदेश के बारे में सुना तो वह उस जगह पर रवाना हो गई जहां घात हुआ था। चूंकि वे अकेले थे, गया को उम्मीद थी कि भूत जहाज बिग बर्था पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। फेयरबैंक के चालक दल के विपरीत बिग बर्था चालक दल को हमेशा चौकस रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। समुद्री डाकुओं में वे सबसे लंबे समय तक जीवित रहे और उन्हें सबसे अधिक युद्ध का अनुभव था। पतवार में कोरी की प्रतिभा के कारण बिग बर्था को दुनिया के सबसे शक्तिशाली जहाज़ों में से एक माना जा सकता है। कप्तान, मैं पानी पर कुछ मलबा देख सकता हूँ। शॉटी दौड़कर कोरी के पास आया और बोला। पाल नीचे करो। कोरी के आदेश ने शॉटी और चालक दल को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें यकीन था कि कोरी उन्हें अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए पाल ऊपर उठाने का आदेश देगी, लेकिन इसके विपरीत उसने उन्हें पाल नीचे करने का आदेश दिया। चौंकाने वाले आदेश के बावजूद शॉटी ने सिर हिलाया क्योंकि चालक दल ने रस्सियों को नीचे खींच लिया, बीच में लाल रंग की खोपड़ी के साथ काले पाल को नीचे कर दिया। जहाज ने धीरे धीरे अपनी गति खो दी और चूंकि हवा उनके खिलाफ थी, वे लगभग रुक गए। इस बीच चालक दल ने तोपों और मोटा को डेक के सामने लोड किया। एक बार जब वे भूत जहाज को देख पाते तो वे अपनी पूरी मारक क्षमता से उस पर बमबारी करते। जैसे ही वे धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़े जहां कोरी ने काला धुआं निकलता देखा, बिग बर्था घोंघे की गति से मलबे की ओर रवाना हुआ। अचानक कोरी को लगा कि उसके पास से हवा का एक तेज झोंका गुजर रहा है। वह जल्दी से पीछे मुड़ी और देखा कि डार्क लॉर्ड डार्क क्वीन के साथ हवा में से प्रकट हुए हैं। मेरे स्वामी, मेरी महिला। कोरी ने जल्दी से माइकल और गया की ओर झुककर प्रणाम किया। कप्तान जहाज पर है। शॉटी ने माइकल और गया की ओर दौड़ते हुए दहाड़ लगाए। वह कान से कान तक मुस्कुराया उन्हें देखकर। माइकल ने शॉटी को दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर स्वीकार किया। कोरी कुछ कहने ही वाला था कि माइकल हवा में ऊपर चढ़ा और कौवे के घोंसले पर उतरा। चलो देखते हैं तुम कहाँ हो, माइकल ने खुद से कहा क्योंकि उसकी पुतलियां सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु के आकार की हो गई थीं। उसकी धारणा समुद्र के पार चली गई। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, पर्यावरण स्कैनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ सेकंड बाद माइकल की आंखें अचानक खुल गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा कि क्षितिज पर दूर एक जहाज था। जहाज सामान्य दृष्टि या यहाँ तक कि स्पाईग्लास के लिए भी बहुत दूर था, लेकिन माइकल जहाज को बिना किसी शिखा या प्रतीक के नौकायन करते हुए देख सकता था। ये वही जहाज था जिसने फेयरबैंक के जहाज को डुबो दिया था। माइकल के मन में कोई संदेह नहीं था। माइकल की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और फिर एक पल के लिए उसकी पुतलियां माणिक की तरह चमक उठीं। जहाज को घुमाओ और दक्षिण पश्चिम की ओर नौकायन करो, माइकल की आवाज़ जहाज में गूंज उठी। माइकल के आदेश का पालन करते हुए गया हवा में ऊपर चढ़ा और माइकल के पास तैर गया। क्या तुमने इसे पा लिया? गया ने पूछा। उसकी आंखों में तीव्र हत्या के इरादे से चमक थी। माइकल ने सिर हिलाया। मैं देखूंगा कि इस बार वे कैसे टकराते हैं और भाग जाते हैं, माइकल ने हंसते हुए कहा। बस जितना हो सके उतनी धीमी गति से उसकी ओर बढ़ो। उन्हें हमारे पास आने दो। मेरे पास उनके लिए एक आश्चर्य है। गया ने सिर हिलाया जब माइकल कौवे के घोंसले से पानी में कूद गया। पानी के नीचे सब कुछ गहरा नीला हो गया। माइकल ने एपीडी से अपने रक्त प्रवाह में एक गोली इंजेक्ट करने की इच्छा जताई जिससे वह पानी के नीचे सांस ले सकेगा। वह शार्क की तरह पानी में आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह बिग बर्था के बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच गया। उसकी आंखें काली हो गईं, पतवार पर काली किरणें फेंक रही थीं। जैसे ही किरणें पानी को एक पल में वाष्पीकृत कर रही थीं, काली किरणों के चारों ओर अनगिनत बुलबुले दिखाई दिए। जहां भी काली किरणें छू रही थीं, काली पतवार में गहरी नारंगी रेखाएं दिखाई दे रही थीं। माइकल ने पतवार का 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा टुकड़ा काटा और अपने स्पेस रिंग से एक ट्यूबलर पाइप निकाला। चांदी की धातु की पाइप माइकल द्वारा अभी अभी बनाए गए छेद में पूरी तरह से फिट हो गई। पाइप को छेद में डालने के बाद माइकल ने लकड़ी से छेद को एक बार फिर बंद कर दिया और उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए दूसरी तरफ तैर गया।
माइकल ने अगले 15 मिनट जहाज के साथ साथ चलते हुए और बिग बर्था को टारपीडो गन से फिट करते हुए बिताए। अब जब उसने बंदूकें लगाना समाप्त कर दिया था तो बिग बर्था के पास दो अद्वितीय शॉट थे, मोटा और टॉर्पीडो। मोटा की तुलना में टॉर्पीडो की रेंज 5 गुना थी। साथ ही मोटा का उपयोग करके लक्ष्य पर निशाना लगाने पर यह एक लाल स्पॉटलाइट बनाता था जिसे इथलन लोगों द्वारा लाल मौत कहा जाता था। मोटा के विपरीत टॉर्पीडो में दुश्मनों को दिखाई देने वाले कोई संकेतक नहीं थे। कोई भी जहाज जो दुर्भाग्य से टॉर्पीडो से टकरा जाता था वह बिना ये जाने ही नष्ट हो जाता था कि उन्हें क्या मारा गया। इसने टॉर्पीडो को भूत जहाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही हथियार बना दिया। ऊपरी डेक पर वापस शॉटी और चालक दल के कुछ लोग समुद्र में घूरते रहे, ये सोचकर कि आखिर डार्क लॉर्ड इतने लंबे समय तक पानी में कैसे रह रहा था। अरे देखो, शॉटी के बगल में समुद्री डाकू ने क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां शॉटी ने एक अकेला जहाज देखा। डार्क लॉर्ड के आदेश की प्रतीक्षा करो, कोरी ने चिल्लाते हुए देखा कि चालक दल तोपों को चलाने और भूत जहाज को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आंदोलन कर रहा है। यहाँ तक कि कोरी को मोटा फायर करने के बजाय पतवार को घुमाने में भी मुश्किल हो रही थी। हालांकि डार्क क्वीन ने उन्हें शांत रहने और भूत जहाज को सुरक्षित दूरी से उन पर हमला करने देने का आदेश दिया। अगर गया ने इन भूत जहाज़ों के बारे में जो कुछ सीखा था वह सच होता तो वे बिग बर्था के साथ नज़दीकी लड़ाई में उतरने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें लाल मौत के बारे में पता था, इसलिए वे मोटा की रेंज से खुद को दूर रखते हुए हमला करने और भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वे भूत जहाज की ओर बढ़ रहे थे, माइकल पानी से बाहर निकला और कोरी के ठीक बगल में उतरा। इसे पहन लो, माइकल ने गया को काले चश्मे दिए और उसे पहनने के लिए कहा। ठीक है, गया को नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन उसने इसे पहन लिया क्योंकि काले कांच के कारण उसके आसपास की हर चीज़ मंद हो गई थी। फिर माइकल ने उसे एक शंक्वाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया जिसके ऊपर एक बटन था। गया ने लकड़ी को पकड़ा और बटन पर अपना अंगूठा रखा। अब कुछ बदला लेने का समय आ गया है, माइकल ने दूर से भूतिया जहाज को देखते हुए अपनी गर्दन हिलाई। गया ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाए शांत समुद्र को घूरा। पहले तो सब कुछ काला हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र के सामने एक लाल रंग दिखाई दिया। ये लाल बिंदु क्या है? गया ने अपना हाथ उठाया, आभासी बिंदु को छूने की कोशिश करते हुए। इस तरह से आप टॉर्पीडो को निशाना बनाते हैं। वे जहां भी आप लाल बिंदु रखेंगे और बटन दबाएंगे वहां पर हमला करेंगे। ये बटन सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। मैं बाद में पतवार में एक ट्रिगर बनाऊंगा, माइकल ने कहा। बेशक, माइकल खुद भी चश्मा पहन सकता था और टॉर्पीडो को फायर कर सकता था। उसने ऐसा न करने का कारण ये चुना कि उसके पास कुछ और योजनाएं थीं। सटीक रूप से कहें तो भूत जहाज के चालक दल द्वारा उन्हें पकड़ने से पहले खुद को मारने की कोशिश करने की स्थिति में एक बैकअप योजना। जहां तक माइकल का सवाल है, ये दिखावा काफ़ी समय से चल रहा था। अब समय आ गया था कि वह अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करे। मुझे खुद को इसके अनुकूल बनाना होगा। गया पतवार से दूर हट गया और जहाज के सामने माइकल के साथ आ गया। माइकल का लंबा कोट और बाल हवा में लहरा रहे थे जब वह अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा था। जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें भूतिया जहाज पर टिकी हुई थीं। चूंकि डार्क लॉर्ड खुद उनके साथ था, इसलिए चालक दल का मनोबल आसमान छू रहा था। भूतिया जहाज के करीब आने का इंतजार करते हुए उनकी नसों में उत्साह दौड़ रहा था। वे भूतिया जहाज के जितने करीब पहुंचे, सभी उतने ही उत्साहित महसूस कर रहे थे, खासकर शॉटी, जो ओलंपस और हाल ही में सीखे गए मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए बेताब था। तोप चालक दल फ्यूज जलाने और भूतिया जहाज पर बमबारी करने की कगार पर था। हालांकि भूतिया जहाज अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था। अचानक उन सभी ने हवा में एक अजीब सी चीख सुनी। माइकल ने आवाज़ पहचान ली। ये वही चीख थी जो उसने फेयरबैंक और उसके जहाज पर हमला होने पर सुनी थी। उन्होंने हमें देख लिया है, माइकल ने कहा। जब तक मैं न कहूं उन पर हमला मत करना, माइकल ने समुद्र में वापस गोता लगाने से पहले कहा। माइकल के समुद्र में गायब हो जाने के बाद गया वापस कोरी के पास वापस आ गया। गया को आश्चर्य हुआ जब भूतिया जहाज मोटा की फायरिंग रेंज के ठीक बाहर उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भूतिया जहाज के चालक दल को ठीक से पता था कि मोटा उन्हें कितनी दूर तक मार सकता है। तो उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था, गया ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। वे क्या कर रहे हैं? कोर ने पूछा क्योंकि उसने भूतिया जहाज को धीरे धीरे घूमते हुए देखा। वे मोटा की फायरिंग रेंज से बाहर रहना चाहते हैं, गया ने कहा। क्या हमें उन्हें पकड़ना चाहिए? कोरी ने पूछा, लेकिन गया ने अपना सिर हिला दिया। अगर हम उन पर हमला करेंगे तो वे भाग सकते हैं। मुझे लगता है कि उनका जहाज हमारे जहाज से ज़्यादा तेज़ है, गया ने रेल की पटरियों पर चलते हुए कहा। वह रेल की पटरियों पर झुक गई और बिना पलक झपकाए भूत जहाज को देखती रही। उसकी नज़र में लाल बिंदु जहाज पर ही था। अगर वह चाहती तो टॉर्पीडो दाग सकती थी। हालांकि उसे माइकल के आदेश का इंतजार करना था। इस बीच समुद्र के अंदर माइकल भूत जहाज की ओर गहरे समुद्र में उड़ता हुआ चला गया।
उसने समुद्र में और गहराई में गोता लगाया और अपनी गति बढ़ाने के लिए बिजली के डैश का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में उसने भूत जहाज की काली छाया को स्पष्ट रूप से देखा। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने भूत जहाज के नीचे अजीब लहरें देखीं। उसने अपनी आंखें बंद की और आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। एक अजीब सी आवाज़, एक लयबद्ध धड़कन उसके कानों तक पहुंची। भूत जहाज अपने चारों ओर किसी तरह की धड़कन पैदा कर रहा था। चूंकि माइकल धरती का निवासी था, इसलिए वह सोनार तकनीक से परिचित था जिसका इस्तेमाल जहाज पानी के नीचे चीज़ों का पता लगाने के लिए करते थे। ईमानदारी से कहूँ तो माइकल हैरान था और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि जहाज सोनार जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसने जो ऊर्जा स्पंदन महसूस किए, वे निश्चित रूप से किसी तरह की पहचान प्रणाली थी। जब माइकल ने इसके बारे में सोचा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। अगर भूत जहाज के पास पानी के नीचे छात्रावासों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था, तो कोई पानी के नीचे तैर सकता था और उन्हें चौंका सकता था, ठीक वैसे ही जैसे वह करने की योजना बना रहा था। खेती के महाद्वीपों में ऐसा करने के लिए कुछ रून और सरणियाँ थीं। ये देखते हुए कि दक्षिणी महाद्वीप शून्य रेखा के अंदर था, रून और सरणियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। इसलिए किसी को समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक नया उपकरण बनाना पड़ा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वह नहीं था, वास्तव में ऐसा करने में कामयाब रहा। सिस्टम, जहाज को स्कैन करें, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया। उसे सुनिश्चित होने की आवश्यकता थी। जहाज को स्कैन करने के लिए सिस्टम को 10,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए जाओ, माइकल ने पुष्टि की। जब सिस्टम की अदृश्य किरणें जहाज को स्कैन कर रही थीं, माइकल भूत जहाज से पीछे की ओर चला गया। वह नहीं चाहता था कि स्पंदन उसे पहचान लें। चाहे वे कोई भी यंत्र इस्तेमाल करें, आज वह इस अज्ञात दुश्मन को नष्ट करना शुरू कर देगा। उसके दुश्मनों ने उसके धैर्य को कार्रवाई की कमी के रूप में गलत समझा था। सिस्टम मेजबान के संदेह की पुष्टि कर सकता है। भूत जहाज में वास्तव में एक उपकरण है जो 10 मीटर के दायरे में पानी के नीचे शत्रुतापूर्ण गतिविधि का पता लगाने के लिए सोनार पल्स की नकल करता है। पतवार पर बिजली का एक शक्तिशाली बोल्ट डिवाइस को बाधित कर सकता है। माइकल इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे उपकरण को बाधित करना चाहिए या नहीं। उसने पतवार के अंदर तोपों की चटकती आवाज़ सुनी। अगले ही पल तोपें फट गईं, जिससे बिग बर्था की ओर धधकती तोपों की बौछार हो गई। भूत जहाज के चारों ओर घूमने वाली शॉक वेव ने माइकल को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। माइकल ने जल्दी से थर्मल विशन चालू किया और बिग बर्था की दिशा में मुड़ गया। एक बार फिर भूत जहाज ने अपनी तोप की रेंज से माइकल को चौंका दिया। विस्फोट सुनने के बाद माइकल ने अपने सिर के चारों ओर एक बुलबुला बनाया और ईयरपीस के जरिए गया से संपर्क किया। क्या तुम्हें चोट लगी है? माइकल ने गया से पूछा। माइकल ने शॉटी और चालक दल को भूत जहाज को चिल्लाते और कोसते हुए सुना। गया को उसका जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। वे इतनी दूर से हमें कैसे मार रहे हैं? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ, गया ने भूत जहाज की ओर पूरी तरह से घृणा से दहाड़ते हुए कहा। उसका अंगूठा बटन दबाने और टॉर्पीडो फायर करने के लिए बेताब था। तोपें चलाओ और दिखावा करो कि तुम लड़ाई कर रहे हो। उन्हें सोचने दो कि वे ऊपरी हाथ हैं, माइकल ने कहा। भूत जहाज में कोई नहीं जानता था कि माइकल उन्हें नीचे से देख रहा था। बिना किसी जानकारी के वे बिग बर्था पर बमबारी करते रहे। माइकल को अपने जहाज की चिंता नहीं थी क्योंकि यह भारी मात्रा में क्षति को झेलने के लिए बनाया गया था। बिग बर्था पर एक ही समय में दोनों तरफ से हमला करने के लिए 2 युद्धों की आवश्यकता होगी ताकि उसे अपंग बनाया जा सके। आश्चर्यजनक रूप से भूत जहाज की तोपों में रेंज और शक्ति दोनों थी। इसके अलावा माइकल ने जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं कम समय में पुनः लोड किया गया। तोप की तीसरी बार की गोलीबारी के बाद गया ने माइकल से संपर्क किया। हमें कुछ नुकसान हो रहा है, इंसान। अब कभी भी, गया ने कहा। माइकल ने देखा कि भूत जहाज धीरे धीरे बिग बर्था की ओर बढ़ रहा है। अब जब उन्होंने बिग बर्था को सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त कर दिया था, तो भूत जहाज के चालक दल और अधिक साहसी हो गए थे। माइकल के आदेश के अनुसार बिग बर्था ने अपनी सभी तोपें चलाईं, लेकिन तोप का कोई भी गोला भूत जहाज तक नहीं पहुंच सका। कुछ मिनटों के लिए दोनों जहाज़ों की गर्जना शांत समुद्र में गूंजती रही। जैसे जैसे वे नौसैनिक युद्ध जारी रखते गए, हवा में बारूद और जली हुई लकड़ी की गंध फैलती गई। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से बिग बर्था युद्ध हार रही थी क्योंकि उसने भूत जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि बाद वाले ने बिग बर्था पर हर बार गोलाबारी की। जब भूत जहाज ने चौथी बार तोपें चलाईं, तो माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि बिजली के बोल्ट दिखाई दिए और उसकी कलाई के चारों ओर चटकने लगे। उसने तोपों के बंद होने का इंतजार किया। अपनी कलाई के चारों ओर बिजली के बोल्ट चटकते हुए माइकल भूत जहाज के पीछे चला गया। गया, माइकल ने गया से संपर्क किया। सम्मान करो, माइकल ने ठहाका लगाया। आखिरकार गया माइकल का आदेश सुनकर खुश हुआ। बिग बर्था के ऊपरी डेक पर गया कवर से उठ खड़ा हुआ और जहाज के किनारे की ओर चला गया।
लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए क्योंकि दोनों तरफ की तोपों ने फायरिंग के बाद धुएं के घने बादल छोड़े। अराजकता के बावजूद गया दृढ़ रहा और बटन उठाया। इसका अभिवादन करो कुतिया। गया ने बटन दबाया और पूरा जहाज एक पल के लिए कांप उठा। गया को छोड़कर चालक दल के किसी भी सदस्य को माइकल द्वारा बिग बर्था में लगाए गए नए हथियार के बारे में पता नहीं था। उसने अपनी तलवार जैसी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे कोई धुआं या आग नहीं दिखी। वास्तव में कुछ मिनटों तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी महिला, शॉट गया की ओर झुका और अपनी आस्तीन खींची। तुम्हें झुक जाना चाहिए, वे फिर से फायर करने की तैयारी कर रहे हैं, शॉटी ने गया को चेतावनी दी। बूम! अचानक उन्होंने दूर से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और बूम! भूत जहाज का बायां आधा हिस्सा टुकड़ों में फट गया। माइकल का चालक दल पूरी तरह से स्तब्ध था। अगर गया को टॉर्पीडो के बारे में पता नहीं होता तो वह सोचती कि भूत जहाज के अंदर संग्रहित बारूद के बैरल में किसी तरह आग लग गई होगी और अंदर से विस्फोट हो गया होगा। टॉर्पीडो ने भूत जहाज को नष्ट कर दिया और उसके आधे हिस्से को लकड़ी के कोयले में बदल दिया। हाँ बिल्कुल, शॉटी खुशी से उछल पड़ी। लेकिन गया चालक दल जितना खुश नहीं था। इसके बजाय उसने जलते हुए भूत जहाज के चारों ओर शांत समुद्र पर ध्यान केंद्रित किया। अब कभी भी उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, माइकल ड्रग्स के नशे में वेल की तरह पानी से बाहर निकला और सीधे भूत जहाज के कप्तान के बगल में उतरा। भूत जहाज के ऊपर चालक दल अराजकता में था। वे अपने अजीबोगरीब कपड़ों में बिना सिर वाली मुर्गियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। जब माइकल उनके जहाज पर उतरे तो वे पूरी तरह से चौंक गए। पतवार के सामने खड़ा आदमी अपनी तलवार के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे गर्दन में इंजेक्शन लगा। डेक पर गिरते ही उसका शरीर जम गया। फिर माइकल ने अपना ध्यान बाकी लोगों पर लगाया। जिस क्षण माइकल की नज़र डेक पर पड़ी, एक अदृश्य शक्ति ने आग की लपटों को बुझा दिया और जहाज को अंधेरा कर दिया। कुछ पलों के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। उस समय उन्हें सिर्फ माइकल की कलाई के इर्द गिर्द चमकती बिजली की आवाज़ सुनाई दी। बचे हुए चालक दल ने तुरंत अपनी कमर पर लटक रहे खंजर को पकड़ लिया। कोरी के अनुसार पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने इस खंजर का इस्तेमाल अपने गले को काटने के लिए किया। जैसे ही चालक दल ने खंजर को पकड़ने की कोशिश की, माइकल ने बस अपना हाथ उठाया और हवा के 2 ब्लेड उनकी ओर भेजे। अगले ही पल कई सिर हवा में उड़ गए और सिरहीन शरीरों से खून की धार बहने लगी। शुरू से ही माइकल के पास सभी को बंधक बनाने की कोई योजना नहीं थी, सिवाय एक के कप्तान को। बाकी लोगों के लिए वे नरक में जा सकते हैं और दूसरों का इंतजार कर सकते हैं। पलक झपकते ही माइकल ने उनके सिर काट डाले। खून हर जगह फैला हुआ था क्योंकि कुछ सिरहीन शव डेक पर लड़खड़ाते हुए पानी में या फर्श पर गिर गए। माइकल जिस जहाज पर खड़ा था उसका आधा हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसने कप्तान को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे सीढ़ियों से नीचे खींचकर कप्तान के केबिन में ले गया। हालांकि माइकल की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसे अंदर कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वह जहाज के पूरी तरह पानी में डूबने से पहले सुनिश्चित करना चाहता था। माइकल ने घुंडी घुमाई, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। बिना कुछ सोचे समझे माइकल ने दरवाजे को लात मारी और वह लकड़ी के सूखे टुकड़े की तरह टूटकर नीचे गिर गया। जब माइकल ने दरवाज़ा तोड़ा तो एक खाली अंधेरा कमरा जिसमें एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं, उसका स्वागत किया। कप्तान के केबिन के हिसाब से ये पूरी तरह खाली था। मेज पर माओ के अलावा एक भी चर्मपत्र या कागज़ का टुकड़ा नहीं था। माइकल भूत जहाज के कप्तान को घसीटते हुए मेज की ओर बढ़ा। माइकल को लगा कि जहाज एक तरफ झुक रहा है, इसलिए फर्श चरमरा उठा। वह खुद को संतुलित रखने के लिए जल्दी से हवा में ऊपर उठा। खारे पानी ने दरारों से तेजी से केबिन में अपना रास्ता बना लिया, जिससे डूबने की प्रक्रिया तेज हो गई। माइकल ने जल्दी से मेज पर रखा नक्शा पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन डूबते जहाज से दूर जाने से पहले माइकल मुख्य नौकायन पोल की ओर बढ़ा, जो धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था और पूरी तरह से नीचे गिरने के कगार पर था। उसने उससे जुड़ा एक चांदी का डिब्बा पकड़ा। डिब्बे के ऊपर एक हैंडल था और उस पर कई रन और डिज़ाइन उकेरे गए थे। डिब्बे और भूतिया जहाज के कप्तान के साथ माइकल सीधे बिग बर्था की ओर उड़ गया। अचानक माइकल बीच हवा में ही रुक गया। गया को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने देखा कि माइकल अचानक उड़ना बंद कर देता है, इसलिए वह उसके पास आ गई। उसे और इस डिब्बे को महल में ले जाओ, माइकल की आवाज़ में थोड़ी गंभीरता थी। इसलिए गया ने उस समय उससे कोई और सवाल नहीं पूछा और अपनी स्पेस रिंग से एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला। फिर उसने भूत जहाज के कप्तान को उसके कॉलर और बॉक्स से पकड़ लिया और टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही गया हवा में गायब हो गया, कुछ सीधे माइकल की ओर उड़ गया। यह एक ऐसा तीर था जो ड्रैगन को छेदने के लिए काफ़ी बड़ा था। तीर कम से कम 6 मीटर लंबा और एक औसत आदमी के हाथ जितना मोटा था। जब यह उसके सिर से बस कुछ इंच की दूरी पर था तो माइकल ने तीर को पकड़ लिया, क्योंकि ऊपर से एक और तीर उसके अंदर से निकल गया। माइकल ने दूसरे तीर को भी उतनी ही आसानी से पकड़ा जितना उसने पहले तीर को पकड़ा था।
जब तीसरा तीर हवा में उसकी ओर बढ़ा तो माइकल की आंखें काली हो गईं और फिर काली किरणें निकलीं और तीर जलकर राख हो गया। फिर माइकल पूरी गति से बादलों से ऊपर उठ गया और कुछ पलों तक अपनी एक छवि छोड़ गया। माइकल सफ़ेद बादलों के समूह से उड़ गया और खुद को नीले आसमान में तैरता हुआ पाया। उसके नीचे बादल जहां तक दिखाई दे रहे थे सफ़ेद कॉटन कैंडी से बने फर्श की तरह फैले हुए थे। फिर बादलों से एक और तीर निकला, लेकिन माइकल की काली किरणों से नष्ट हो गया। माइकल ने वास्तव में देखा कि ये तीर फेयरबैंक के दर्पण के माध्यम से युद्ध से भागने के प्रयास को नष्ट कर रहे थे। जब माइकल पानी के नीचे था तब भी उसने दूसरे जहाज को स्कैन किया, लेकिन कोई नहीं मिला। इसलिए माइकल को यह विश्वास हो गया कि दूसरा जहाज या तीरों के लिए जिम्मेदार चीज़ उस क्षेत्र से निकल गई है जो उसकी पर्यावरण स्कैनिंग रेंज से बाहर है। सच कहूं तो माइकल को आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक अपने ऊपर कुछ महसूस किया। बादलों के ऊपर तैरते हुए माइकल ने अपनी थर्मल विशन को सक्रिय किया और आखिरकार एक जहाज देखा जो एक सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव के आकार का था और उसके ऊपर कुछ आदमी थे। वे इन बड़े तीरों को चलाने के लिए एक विशाल बैलिस्टा का उपयोग कर रहे थे। यह आज उसने देखा एक और अजीबोगरीब आविष्कार था। ऐसा नहीं है कि बैलिस्टा ने माइकल को आश्चर्यचकित किया, लेकिन इस तथ्य ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि किसी ने इसे 1 मील दूर से तीर चलाने के लिए बनाया था। उसके लिए बैलिस्टा या सोनार बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। यही बात उसकी सेना के लिए नहीं कही जा सकती। इस तरह के 100 या उससे अधिक बैलिस्टा के साथ कोई सेना से मुकाबला कर सकता है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। वह इस समस्या की जड़ का पता लगाना चाहता था इससे पहले कि यह उसके और उसकी सेना के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाए, खासकर अगर वे जमीन से ऊपर उड़ सकते थे और जमीन पर सेना को निशाना बना सकते थे। माइकल ने लाइटनिंग डैश मंत्र का जाप किया, सीधे उड़ते हुए जहाज पर गया और सफ़ेद फरकोट और धातु के कवच पहने 2 लोगों को बैलिस्टा का संचालन करते देखा। माइकल के काले लबादे के साथ वह सफ़ेद बादलों के बीच अलग दिख रहा था। डार्क लॉर्ड को करीब से देखकर वे दोनों दंग रह गए। जैसे ही उन्होंने उसे देखा वे अपना गला काटने के लिए खंजर की ओर बढ़े। उन्होंने डार्क लॉर्ड से लड़ने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। माइकल उन्हें खुद को मारने की कोशिश करते देखकर निराश हो गया। उन्हें जल्दी मौत का सुख दिए बिना माइकल उन पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही उनके ठीक बगल में जा गिरा। माइकल ने उनका गला पकड़ने से पहले कहा, अच्छा बैलिस्टा। उसने उनके हाथों में खंजरों को देखा क्योंकि उसके हाथों से काली किरणें निकली और उनकी कलाई काट दी। उनकी कलाइयों से खून बह रहा था। फिर भी वे रोए या चिल्लाए नहीं। इसके बजाय माइकल ने केवल दबी हुई कराहें सुनी। वह उनके चेहरे को उनके द्वारा पहने गए शंकु के आकार के मुखौटे के माध्यम से नहीं देख सका, जो हैलोवीन भूत की पोशाक जैसा था। मुझे अपने सुंदर चेहरे देखने दो। माइकल ने एक आदमी के चेहरे पर सिर मारा और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने दूसरे से मुखौटा निकाला। एक योगिनी। माइकल उस आदमी के नुकीले कान देखकर हैरान था। उस समय जो गिरा था वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। आदमी ने माइकल को अपना मुखौटा हटाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन माइकल इतना तेज था कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। माइकल को मुखौटे के पीछे एक योगिनी दिखने की उम्मीद थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मुखौटे के पीछे का आदमी एक जानवर था। उसका चेहरा पूरी तरह से फर से ढका हुआ था और एक जानवर जैसा दिख रहा था। प्यूमा। एक योगिनी और एक जानवर आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। अब मैंने सब कुछ देख लिया है, माइकल ने हंसते हुए कहा। माइकल ने उनके गले को कस लिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे चीखेंगे। एक बार फिर वे केवल कराहते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। जब माइकल एल्फ और बीस्टमैन को संभाल रहा था तो उसने अपने कंधे पर देखा कि गया उसकी ओर उड़ रहा है। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ये जोकर कौन है और यह क्या चीज़ है? गया बैलिस्टा के पास तैरकर गया और उत्सुकता से उसे घूरने लगा। वह एल्फ और बीस्टमैन से ज़्यादा बैलिस्टा के बारे में उत्सुक थी। जहां तक वह बता सकती थी वे मृत व्यक्ति थे। ये तुम दोनों के लिए कुछ कहने का अच्छा समय होगा, माइकल ने कहा। थू। बोलने के बजाय एल्फ ने थूक दिया। जब लार की बूंद माइकल के चेहरे तक पहुंचने से बस कुछ इंच दूर थी तो गया ने अपनी हथेली थूक और माइकल के चेहरे के बीच रख दी। लार की बूंद उसकी हथेली पर लगी। अगली बात जो उसने की वह थी एल्फ को याद आया कि उसके चेहरे पर तेज दर्द था। माइकल ने एक भयानक क्रंच सुना और एल्फ की नाक से हड्डी बाहर निकली हुई देखी। उसने माइकल के हाथ से एल्फ को छीन लिया और उसे पानी में फेंक दिया। गया को अपने दोस्त को पानी में फेंकते देखने के बाद भी बीस्टमैन की आंखों में डर या सदमे का कोई निशान नहीं था। बीस्टमैन शांत और संयमित रहा, जबकि एल्फ बादलों के बीच से उड़ता हुआ सीधे समुद्र की ओर बढ़ गया। वे समुद्र से कम 12 किलोमीटर ऊपर थे, इसलिए एल्फ के पास नीचे समुद्र के बावजूद गिरने से बचने का कोई मौका नहीं था। जिस क्षण एल्फ का शरीर समुद्र से टकराता उसकी हड्डियां टूट जाती और उसके आंतरिक अंग खराब हो जाते। क्या तुम उसे चिल्लाते हुए सुनते हो? माइकल ने गया से पूछा, हालांकि उसे जवाब बहुत अच्छी तरह से पता था।
एक पल के लिए गया उसके सवाल से उलझन में पड़ गया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो गया को अजीब लगा। कोई भी समझदार व्यक्ति अब तक चिल्ला चुका होता या कम से कम कुछ आवाज़ तो निकाल ही लेता। फिर भी एल्फ ने एक शब्द भी नहीं कहा। गया ये पता लगाने के लिए जहाज से नीचे कूद गया कि एल्फ क्यों नहीं चिल्ला रहा है। दूसरी ओर माइकल ने एक सरल तरीका अपनाया। उसने जानवर के मुंह को जबरन खोला। उसे आश्चर्य हुआ जब माइकल ने जानवर के मुंह के अंदर कोई जीभ नहीं देखी। वह जानवर की शारीरिक रचना का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उनके पास जीभ होती है। क्या बिल्ली ने तुम्हारी जीभ ले ली? माइकल ने मजाक किया। मजाक को छोड़ दें तो माइकल के पेट में कुछ गड़बड़ थी। ये लोग जिस भी समूह से संबंधित थे उनके पास शक्तिशाली हथियार थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण था और बिना जीभ वाले सैनिक थे। बाद वाले ने यह सुनिश्चित किया कि अगर वे किसी तरह पकड़े भी गए तो वे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। उसके मुंह के अंदर जीभ न देखकर माइकल नहीं कर सका ये सोचने में मदद करें कि भूत जहाज का कप्तान वही था या नहीं। अगर उसके पास जीभ नहीं थी तो उससे पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं था। एक सैनिक जो अपनी जीभ खोने और खुद को मारने के लिए तैयार था, वह अपने नियोक्ताओं के रहस्यों को नहीं बताएगा। जानवर आदमी छटपटा रहा था और उसने माइकल को काटने की भी कोशिश की। उसकी आंखों में माइकल के प्रति तीव्र घृणा थी। इस बीच गया अपने हाथ में एल्फ के साथ जहाज पर लौट आए। एल्फ के सुनहरे बाल अस्त व्यस्त थे और वह लगभग मरने के बाद घबराया हुआ लग रहा था। एल्फ का दिमाग डर के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, लेकिन उसके शरीर ने गिरने पर अलग तरह से काम किया। उन्हें दूसरे सेल में डालो, माइकल ने ग्रे लिक्विड से भरी एक सिरिंज निकालते हुए कहा। उसने पैरालाइजर को जानवर आदमी की गर्दन में इंजेक्ट किया और एल्फ के साथ भी ऐसा ही किया। इंजेक्शन ने एल्फ और जानवर आदमी दोनों को लकवा मार दिया, इसलिए वे सेल में खुद को मारने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बाद माइकल ने कैदियों और बैलिस्टा को टेलीपोर्ट किया। टेलीपोर्ट होने से पहले उसने आग की एक अंगूठी से उड़ते हुए जहाज को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। जब तक माइकल समुद्र से बाहर निकला, भूतिया जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया और बिग बर्था मरम्मत के लिए कोरी के द्वीप पर जा रही थी। माइकल के लिए उसके पास पूछताछ करने के लिए 3 कैदी थे, हालांकि उनमें से 2 के पास बोलने का कोई तरीका नहीं था। वापस महल में माइकल एक कमरे के बाहर खड़ा था, उसके और कैदियों के बीच कांच था। गया ने तीनों कैदियों को एक ही कमरे में डाल दिया और उन्हें एक कुर्सी पर बांध दिया। उसके सफ़ेद कपड़े खून से लथपथ थे। खून उसका नहीं बल्कि कैदियों का था। गया ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। उनके नीचे की जमीन कीलों, दांतों, मांस के टुकड़ों और खून से अटी पड़ी थी। दुर्भाग्य से, चाहे उसने कितनी भी पसलियां तोड़ दी, कितनी भी कीलें उखाड़ दी और कितने भी दांत तोड़ दिए, कैदी उन्हें लिखकर जानकारी देने के लिए राजी नहीं हुए। 3 घंटे तक लगातार यातना देने के बाद गया थक गया और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे ये कहने में नफरत है माइकल, लेकिन वे टूटने वाले नहीं हैं, गया ने कहा। कोई भी टूट सकता है गया। मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि अगर हम उन्हें तोड़ भी दें तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान होगा। दिमाग और संसाधनों वाला कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है। अगर मैंने जो देखा है उससे मुझे कुछ पता चला है तो वह ये है कि उनके नियोक्ता नौसिखिए जैसी गलतियां नहीं करते। उन्होंने उन्हें बोलने से रोकने के लिए अपनी जीभ बाहर खींची। बैलिस्टा इन लोगों से ज़्यादा बातें बता सकता है, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? गया ने पूछा। जो भी इसके पीछे है, हमें उन्हें संदेश भेजना चाहिए। माइकल ने मुड़कर दरवाजे की ओर रुख किया। घुंडी घुमाने से पहले माइकल ने अपने कंधे के ऊपर से गया को देखा, खून में लथपथ। फिर माइकल कमरे से बाहर चला गया और गया को तीनों से निपटने के लिए छोड़ दिया। चूंकि पूछताछ का कोई नतीजा नहीं निकला था, इसलिए माइकल का अगला गंतव्य पोर्टल हॉल था जहां उन्होंने बैलिस्टा रखा था। जब तक माइकल हॉल में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। गया ने बैलिस्टा को पोर्टल और एलिडर की कार्यतालिका के पास रख दिया। इस तरह के एक परिचित हथियार को देखकर माइकल को धरती पर मध्ययुगीन युद्ध के समय की याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया, माइकल ने खुद से कहा। अंदर ही अंदर उसे लगा कि बैलिस्टा और डेथ किस क्रॉसबो के निर्माता के बीच एक संबंध है। अन्यथा एक ही समय में सामूहिक विनाश का निर्माण करने में सक्षम 2 प्रतिभाशाली लोगों का होना एक बहुत बड़ी घटना होगी। बैलिस्टा के बारे में माइकल ने जो पहली चीज़ देखी वह थी इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी। ये कितना भी बड़ा क्यों न लगे, बैलिस्टा बेहद हल्का था। इसका कारण ये था कि लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ वजन में हल्की थी। माइकल बड़े बैलिस्टा के चारों ओर घूमता रहा और उसके हर इंच का अध्ययन करता रहा। उन्हें ये लकड़ी कहाँ से मिली? माइकल ने खुद से पूछा। लकड़ी आम नहीं लग रही थी, इसलिए अगर वह इसकी उत्पत्ति का पता लगा सकता था तो वह जानता था कि वह अपने समुद्री डाकू दल पर हाल ही में हुए हमलों के पीछे के व्यक्ति की पहचान कर सकता था। अगर माइकल ने सोनार पल्स और बैलिस्टा को नहीं देखा होता तो वह अपने अधीनस्थों को इसका पता लगाने देता।
हालांकि उन्हें देखने के बाद वह जानता था कि यह उसके लिए एक काम था। बैलिस्टा आसानी से 6 से 8 फीट की लंबाई के आकार के तीर दाग सकता था और हथियार का आकार एक पूर्ण विकसित हाथी के बराबर था। जब वह बैलिस्टा का अध्ययन कर रहा था तो नाइटमेयर और वेदोरा कमरे में उड़ आए। जब उन्होंने माइकल को उसके बगल में खड़ा देखा तो वे लगभग बैलिस्टा से टकरा गए। सौभाग्य से नाइटमेयर अपने वास्तविक बड़े आकार में नहीं था। अगर ऐसा होता तो बैलिस्टा उसके द्वारा टुकड़ों में कुचल दिया जाता। क्या तुम बाहर नहीं खेल सकते? माइकल ने पूछा जब वेदोरा उसके कंधे पर उतरी और नाइटमेयर बैलिस्टा के ऊपर उतरा। वे बहुत ज्यादा हैं तूफान में उड़ने के लिए मुर्गी की तरह, दुष्वप्न ने ठहाका लगाया। तुम मुर्गी किसे कहते हो बेवकूफ? अयाग ने झपट्टा मारा। उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो दुष्वप्न। सबा ने हमेशा की तरह स्थिति को शांत करने की कोशिश की। अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो इसे बाहर ले जाओ। मुझे कुछ जरूरी काम करना है, माइकल ने कहा। उसे अपने भाई बहनों के झगड़े में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंत में वेदोरा और दुष्वप्न ने एक पल के लिए अपनी बहस रोकी और अपना ध्यान बैलिस्टा पर केंद्रित किया। ओह हाँ, मैंने सुना है कि तुमने कसाई के बेटों को पकड़ा है जो हमारे समुद्री डाकुओं पर हमला कर रहे थे, अयाग ने कहा। उनमें से एक को पकड़ लिया, लेकिन वे बात नहीं कर रहे हैं, माइकल ने कंधे उचकाए। क्यों नहीं? मुझे यकीन है कि हम उन्हें बात करवा सकते हैं, अयाग ने ठहाका लगाया। तुम नहीं कर सकते, माइकल ने बैलिस्टा के सामने बैठते हुए और उसके निचले हिस्से को देखते हुए कहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके नीचे अनगिनत गियर और तंत्र बने हुए थे। हालांकि माइकल जानता था कि वह अधिक दक्षता और शक्ति के साथ एक बैलिस्टा बना सकता था, लेकिन उसके पहले वाले ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जिसने भी बैलिस्टा बनाया होगा वह जीवन में एक बार ही बनने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। आमतौर पर साधक मूर्ख होते थे क्योंकि वे हमेशा मंत्र और हत्याओं से समस्याओं को हल करना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें शायद ही कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर हम ऐसा करते तो क्या होता? सबा ने अयाग को माइकल के खिलाफ दांव लगाने से रोकने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनकी बहन गुस्से में थी और उसने पहले ही उनके दांव से कुछ पाने की योजना बना ली थी। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, माइकल ने बिना पलटे ही कहा। उन्हें दूर भेज देना ही माइकल के लिए जीत होगी। तो बेहतर होगा कि तुम अपना वचन निभाओ, अयाग ने अपने पंख फड़फड़ाने से पहले गर्व से कहा। कोई विकल्प न होने पर सबा और कैन कैदियों को बात करने के लिए मनाने की उसकी कोशिश में उसके साथ शामिल हो गए। वेदोरा के हॉल से चले जाने के बाद नाइटमेयर माइकल के बगल में जमीन पर गिर गया। वे मरे नहीं हैं, है न? नाइटमेयर ने पूछा। नहीं, माइकल ने अपना सिर हिलाया। उनके पास बस जीभ नहीं है। एक पल के लिए नाइटमेयर के पास न तो कोई भाव था और न ही एक शब्द। लेकिन जब उसने अयाग के चेहरे की कल्पना की, जब उन्हें एहसास हुआ कि कैदियों की जीभ नहीं है, तो नाइटमेयर हंस पड़ा। नाइटमेयर को यह सब करने में बहुत समय लगा। थोड़ी देर के लिए हंसना बंद करके माइकल की ओर देखा, जो पूरी तरह से बैलिस्टा पर केंद्रित था। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम क्या ढूंढ रहे हो? नाइटमेयर ने पूछा। निर्माता अपनी बनाई हुई चीज पर अपनी छाप छोड़ते हैं। यह एक हस्ताक्षर की तरह है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसे बनाने वाले के पीछे कोई निशान रह जाए, माइकल ने कहा। नाइटमेयर ने भौहें सिकुड़ते हुए अपना पैर उठाया और उसे अर्धचंद्राकार हैंडल पर रखा। क्या तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा ही है? माइकल ने अपना सिर उठाया और हैंडल को करीब से देखा। हालांकि उसे सादी लकड़ी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, माइकल ने कहा। नाइटमेयर हैरान था क्योंकि उसे हैंडल पर एच अक्षर जैसा एक प्रतीक मंद रूप से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें हैंडल पर चमक नहीं दिख रही है? करीब से देखो, नाइटमेयर ने प्रतीक को रगड़ा। फिर भी माइकल को कुछ नहीं दिखाई दिया। माइकल ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह निशान नग्न आंखों के लिए अदृश्य हो सकता है। सौभाग्य से माइकल को विभिन्न दृष्टियां मिली क्योंकि उसने पहले थमल दृष्टि पर स्विच किया था। परिणाम ने माइकल को निराश किया क्योंकि उसने दुष्वप्न के सुझाव के अनुसार कोई प्रतीक नहीं देखा। इसलिए माइकल ने दूसरी दृष्टि पर स्विच किया और कुछ भी नहीं देखा। एक एक करके माइकल ने अपनी सभी दृष्टि का उपयोग किया, फिर भी परिणाम वही था। माइकल जानता था कि ड्रैगन के पास एक विशेष दृष्टि थी जो उन्हें दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती थी। दुर्भाग्य से उनकी दृष्टि की नकल करने के लिए कोई औषधि या तकनीक नहीं थी। इसलिए माइकल को पूरी तरह से नाइटमेयर पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल के पास प्रतीक को देखने का कोई तरीका नहीं था। उसने जल्दी से एक चर्मपत्र, एक स्याही की बोतल और एक थाली निकाली। नाइटमेयर की उत्सुक निगाहों के नीचे माइकल ने थाली पर स्याही डाली। मुझे चर्मपत्र पर जो दिख रहा है उसे बनाओ, माइकल ने कहा। अच्छा विचार है, नाइटमेयर ने सिर हिलाया और अपना पंजा स्याही में डुबोया। माइकल ने नाइटमेयर को धीरे धीरे चर्मपत्र पर प्रतीक बनाते देखा। हो गया, नाइटमेयर ने अपने ड्राइंग कौशल से माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया।
सच कहूं तो नाइटमेयर खुद माइकल से बेहतर चित्रकार लग रहा था। जब नाइटमेयर ने चर्मपत्र से अपना पैर उठाया तो माइकल ने एच अक्षर जैसा एक प्रतीक देखा। एच। माइकल ने चर्मपत्र को अपने हाथ में लेते हुए अपना सिर झुकाया। चर्मपत्र पर एच बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा हैमंड ने अपने आविष्कारों पर उकेरा था। बेशक माइकल को इनमें से कुछ भी नहीं पता था, ठीक वैसे ही जैसे हैमंड को नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड उसके प्रतीक को घूर रहा था। असल में हैमंड को ये भी नहीं पता था कि किसी ने डार्क लॉर्ड की सेना पर हमला करने के लिए उसके आविष्कार का इस्तेमाल किया था। जब माइकल चर्मपत्र को घूर रहा था, रिकी हाथ में एक सुनहरा स्क्रॉल लेकर हॉल में दाखिल हुआ। माय लॉर्ड, रिकी ने माइकल की ओर झुककर स्क्रॉल माइकल को सौंप दिया। हमें यह एक चील के जरिए मिला है, रिकी ने कहा जब माइकल ने स्क्रॉल खोला। नाइटमेयर ने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और स्क्रॉल को बेहतर तरीके से देखने के लिए माइकल के कंधे पर छलांग लगा दी। गया का शुक्रिया, जिसने उसे पढ़ना सिखाया। नाइटमेयर स्क्रॉल पर सब कुछ पढ़ सकता था। मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार करूंगा जहां हम पहले मिले थे। कल सुबह मुझसे मिलो। नाइटमेयर ने धीरे धीरे शब्दों को पढ़ा। नाइटमेयर के विपरीत माइकल ने स्क्रॉल पर नजर डालते ही लिखावट पहचान ली। सच कहूं तो वह महारानी से स्क्रॉल का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह बौनों और उनके सामूहिक विनाशकारी हथियारों के बारे में बात करना चाहती थी। किसी न किसी तरह महारानी की समस्या हल हो गई। वह चाहती थी कि हथियार चले जाएं, और नूह ने यह सुनिश्चित किया। लेकिन माइकल को लग रहा था कि हथियार और प्रोटोटाइप का विनाश अंत नहीं बल्कि केवल शुरुआत थी। तुम जा सकते हो, माइकल ने रिकी को खारिज कर दिया और अपनी नज़र वापस बैलिस्टा पर घुमाई। वे खिलौनों से खेलना चाहते हैं, माइकल ने बैलिस्टा के चारों ओर घूमते हुए बड़बड़ाया। फेयरबैंक और उसके दल की मौत की तस्वीरें माइकल के दिमाग में कौंध गईं। हो सकता है कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन वे सभी उसकी वफादारी से सेवा करते थे। उनका बदला लेना उसकी जिम्मेदारी थी। चाहे कुछ भी हो, माइकल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह उन पर हमला करने की योजना बनाने वाले को उसकी जान से न चुका दे। मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से खिलौने हैं, माइकल ने हंसते हुए कहा। उसका दिमाग हमेशा नए हथियार बनाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन सबसे पहले उसे बैलिस्टा बनाने वाले को एक संदेश भेजना था और उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करना था। अगले दिन जब सूरज उगा तो ओज़ का पूरा महाद्वीप सदमे में था। लेकिन माइकल का इरादा ओज़ महाद्वीप को आतंकित करने का नहीं था। इसके बजाय वह चाहता था कि एलोन में हर कोई यह जान ले कि अगर वे डार्क लॉर्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो क्या होगा। माइकल खास तौर पर यह चाहता था कि यह खबर नूह के घर तक पहुंचे। विंस्टन मनों में बेबी शॉवर की तैयारी चल रही थी। उन्हें पता नहीं था कि समय और स्थान के देवता उनकी पार्टी को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। एलिसिया और नॉर्विन इथलन की ओर जा रहे थे। कम से कम इथलन तो माइकल द्वारा पूरे द्वीप को नष्ट करने से पहले ही था। गार्जियन गिल्ड ने रेडियोधर्मी क्षेत्र में लोगों की यात्रा को रोकने के लिए एक सरणी के साथ 5 मील के दायरे में सब कुछ सील कर दिया था। नूह के आदेश के तहत गार्जियन द्वारा क्षेत्र को सील करने से पहले दुष्ट साधक और लोग समुद्र में गोता लगाते थे ताकि नीचे कुछ खजाने मिल सकें। उनमें से कुछ को कुछ कीमती सामान मिले जो माइकल द्वारा द्वीप को नष्ट करने से पहले पानी में गिर गए थे। दिन के समय यह क्षेत्र बाकी हिस्सों से अलग नहीं दिखता था, लेकिन रात में कोई भी क्षेत्र के चारों ओर चमकती हुई सरणी देख सकता था। समुद्र शांत था, लयबद्ध रूप से धड़क रहा था और लय के साथ सांस ले रहा था। जब तक एलिसिया और नॉर्विन अपने गंतव्य पर पहुंचे, उनका स्वागत कुछ संरक्षकों ने किया जिन्हें क्षेत्र में गश्त करने का काम सौंपा गया था। इन संरक्षकों का मुख्य कार्य लोगों को पानी में खजाने की खोज करने से रोकना था। जब से उन्हें नियुक्त किया गया है तब से कभी भी कुछ दिलचस्प नहीं हुआ। कुछ दिनों में इन संरक्षकों को कुछ होने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वयं डार्क लॉर्ड ने दिया। संरक्षक कैप्टन एलिसिया, सुनहरे बालों वाला एक युवा एलिसिया की ओर झुका और नॉर्विन की ओर सिर हिलाया, जो अपने असली रूप में एलिसिया के कंधों पर बैठा था। वह कहाँ है? एलिसिया ने संरक्षक से पूछा। संरक्षक के चेहरे पर एक साथ भय और राहत उभरी। उसने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया क्योंकि वह हवा में ऊपर चढ़ रहा था। फिर संरक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि एलिसिया ने कुछ काले गुब्बारों से लटकी हुई चीज को नहीं देखा। आधी रात के काले रंग ने तुरंत एलिसिया को डार्क लॉर्ड की याद दिला दी। दुनिया में हर कोई जानता था कि डार्क लॉर्ड काले रंग से ग्रस्त था, जो अंधेरे का प्रतीक है। और भी संरक्षक गुब्बारों के चारों ओर मंडरा रहे थे और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए हुए थे ताकि वे फट न जाएं। जब उन्होंने एलिसिया और नॉर्विन को देखा तो वे सभी पीछे मुड़े और राहत की सांस ली। इस क्षण से यह एलिसिया की समस्या थी। सच कहूं तो वे गुब्बारों से निपटना नहीं चाहते थे। एलिसिया ने उनकी आंखों में गहरा भय देखा। धिक्कार है। नॉर्विन की भौहें ऊपर उठ गईं जब उसने गुब्बारों से लटके सिरहीन शवों को देखा। उनके कटे हुए सिर उनके हाथों में रखे हुए थे। यह एक संदेश था। सवाल ये था कि ये लोग कौन थे?
गार्जियन कैप्टन, एक और लाल बालों वाली लड़की अपने हाथ में एक काली खोपड़ी लिए धीरे धीरे गया की ओर बढ़ी। हमें यह एक शव में मिला, लड़की ने एलिसिया को काली खोपड़ी सौंपते हुए कहा। काली खोपड़ी, डार्क लॉर्ड का प्रतीक। नॉर्विन ने बड़बड़ाते हुए पुष्टि की कि यह डार्क लॉर्ड द्वारा किया गया था, किसी और द्वारा नहीं। इथलन और थूसियन के साथ उसने जो किया, उसके बाद नॉर्विन को पता था कि डार्क लॉर्ड के कार्यों की नकल करने वाला कोई भी मूर्ख नहीं था। उसकी नकल करने की कोशिश करना उनके मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने के बराबर था। अभिभावकों के पास दुनिया भर में चलने वाले हर सामूहिक हत्यारे के नकल करने वालों का रिकॉर्ड था। हालांकि केवल एक ही ऐसा था जिसकी कोई नकल नहीं थी, वह था डार्क लॉर्ड। इसके अलावा कटे हुए सिरों की आंखों में क्रूरता और भय स्पष्ट संकेत थे कि उन्हें किसने मारा। तुमने उन्हें कब पाया? एलिसिया ने अपने सामान्य स्वभाव से ठंडे स्वर में पूछा। अभिभावक कांप उठे। आज सुबह, सुनहरे बालों वाले युवक ने उत्तर दिया। तुम तब तक क्या कर रहे थे जब तक कि कोई इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया और उन्हें तुम्हारी नाक के नीचे रख दिया? एलिसिया ने पूछा। नॉर्विन के मन में भी यही सवाल चल रहा था। उसके पास एकमात्र स्पष्टीकरण अक्षमता थी। जैसा कि एलिसिया ने कहा, डार्क से कोई लॉर्ड की सेना ने सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में प्रवेश किया, शवों के साथ गुब्बारे रखे और किसी की नज़र में आए बिना ही उस क्षेत्र से भाग निकली। घटनाओं के क्रम की कल्पना मात्र से ही नॉर्विन निराश हो गया। जब से डार्क लॉर्ड ने इथलन को नष्ट किया और अंधेरे महासागर में बस गया, तब से गार्जियन गिल्ड उसके खिलाफ जीत की तलाश में था। गिल्ड में लोगों का भरोसा कम होने के साथ साथ उसकी शक्ति और प्रभाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता गया। अब अगर अखबारों को इसकी भनक लग गई, तो नॉर्विन को पता था कि लोग गार्जियन गिल्ड पर भरोसा करने की तुलना में डार्क लॉर्ड से ज्यादा डरेंगे। अभिभावक एक दूसरे को घूर रहे थे और अपना सिर नीचे कर रहे थे। उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। शुरू में उनमें से एक ने सोचा कि डार्क लॉर्ड ने शवों के साथ गुब्बारों को यहाँ टेलीपोर्ट किया है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सरनी ने चारों ओर एक एंटी टेलीपोर्टेशन क्षेत्र बनाया है। दूसरे शब्दों में, कोई भी इस क्षेत्र में या इससे बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही नॉर्विन ने एलिसिया के हाथों में काली खोपड़ी पर अपनी नज़र घुमाई, उसने खोपड़ी के मुंह में कुछ देखा। वह एलिसिया के हाथ के पास गया और खोपड़ी के मुंह से कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। सभी ने अपनी निगाहें नॉर्विन की ओर घुमाईं और उसके द्वारा कागज़ के टुकड़े पर लिखी गई बातों को पढ़ने का इंतजार करने लगे। अगली बार बेहतर किस्मत, जोकर। PS, बढ़िया सरनी। नॉर्विन ने कागज़ को कुचल दिया, अपने दांत पीसते हुए। शब्दों को पढ़ते समय नॉर्विन डार्क लॉर्ड की हंसी की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब एलिसिया ने डार्क लॉर्ड को उन्हें जोकर कहते हुए सुना, तो उसने अपने हाथ में खोपड़ी को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरी ओर अभिभावकों को उम्मीद थी कि वह उन पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगी। अचानक एलिसिया के हाथों में काली खोपड़ी कांपने लगी, एक अजीब सी सीटी की आवाज़ निकली। अभिभावक लगभग पीछे हट गए, उम्मीद करते हुए कि खोपड़ी फट जाएगी। अगर आपको पता चल जाए कि वे और उनके साथी कौन थे, तो वे जीवित होंगे। खोपड़ी से डार्क क्वीन की आवाज़ सुनकर अभिभावकों को ठंड लग गई। डार्क क्वीन की आवाज़ सुनने के बाद अभिभावक और भी डर गए। एलिसिया को लग रहा था कि डार्क क्वीन खुद इन गुब्बारों और शवों को रखने के लिए यहाँ आए हैं। एलिसिया के लिए एक बात तो तय थी, डार्क लॉर्ड को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे, और उसने उन्हें बिना किसी लाभ के प्रताड़ित किया। इससे एलिसिया और भी डर गई, उनकी पहचान के बारे में उत्सुक। हम इसे यहीं से संभाल लेंगे। एलिसिया ने अपनी नज़र वापस अभिभावकों की ओर घुमाई। अगली बार ज्यादा सक्षम बनो। एलिसिया ने शवों को लेने और क्षेत्र छोड़ने से पहले हंसी उड़ाई। किसी कारण से नोविन को लग रहा था कि अगर वे शवों की पहचान के पीछे के रहस्य को उजागर कर सकते हैं, तो वे डार्क लॉर्ड पर बढ़त हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। अगले दिन की शुरुआत माइकल के लिए पिछले दिन की तरह कुछ खास नाटकीय नहीं रही। चून की महारानी उससे उसी स्थान पर फिर से मिलना चाहती थी जहां वे पहले मिले थे, इसलिए माइकल सुबह जल्दी उठा और अकेले पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आसमान में उड़ रहा था, नारंगी और पीले रंग की चमकीली गेंद संतरे, नींबू और अंगूर के रंगों की तरह दिखने लगी। सूरज धीरे धीरे ऊपर और ऊपर उठता गया और रंग और भी जीवंत होते गए। आकाश और पानी एक दूसरे से जुड़ गए और पानी के पार रोशनी पड़ने लगी। हर बीतते सेकंड के साथ सूरज और भी चमकने लगा और रात का अंधेरा खत्म हो गया। सूर्योदय ने पानी को चमका दिया, जबकि पक्षी शांति से अपने घोंसलों से बाहर निकलने लगे। पक्षियों के चहचहाने और हवा के झोंके के साथ माइकल को सौम्यता और शांति का एहसास हुआ। जब तक माइकल पहाड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि महारानी बलदूर के साथ उसका इंतजार कर रही थी। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि महारानी उनके तय किए गए समय से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएंगी। आप भी जल्दी आ गए। महारानी निथ्रोएल ने माइकल को सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ बधाई दी, जो सुबह के सूरज की तरह चमक रही थी। सुप्रभात महारानी। माइकल ने महारानी को बधाई दी और उनके बगल में उतरा। फिर वे दोनों कुछ पलों तक चुपचाप उगते सूरज को देखते रहे। माइकल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि हानटोरम शिपयार्ड में क्या हुआ था।
और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इस जगह को नष्ट करने वाले लोग कल्पित बौने नहीं बल्कि संरक्षक थे। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, बौनों के विपरीत महारानी को पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। जिस क्षण माइकल ने समाचार पढ़ा कि एम्बरक्रेस्ट में शिपयार्ड में एक रहस्यमय विस्फोट हुआ था और बौने विस्फोट के लिए कल्पित बौनों पर संदेह कर रहे थे, कई लोगों ने इस खबर पर विश्वास किया क्योंकि दुनिया में हर कोई बौनों और कल्पित बौनों के बीच की नफरत को जानता था। हालांकि माइकल को पता था कि यह सब बकवास था। भले ही माइकल को यह नहीं पता था कि प्रोटोटाइप को नष्ट करने वाला नूह था, फिर भी उसे कल्पित बौने पर संदेह नहीं होता क्योंकि यह बहुत स्पष्ट था। किसने सोचा होगा कि सर्वोच्च संरक्षक नूह विंस्टन ऐसी चालाकी करने में सक्षम था? माइकल ने अपनी आवाज़ में व्यंग्य के साथ कहा। आपको प्रोटोटाइप और हथियारों से निपटना था, महारानी ने हाथ उठाकर बालादुर को आगे बोलने से रोकते हुए कहा। माइकल ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि बालादुर नित्रोइल के पीछे खड़ा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा अंतर है। मेरे अनियंत्रित अधीनस्थ को अनदेखा करें। नोत्रोइल की आंखें अधिकार और क्रोध से चमक उठीं। एक नज़र में उसने बालादुर को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि माइकल को भी अपने चारों ओर एक शासक की भारी आभा महसूस हुई। ये ठीक है, माइकल ने स्थिति को शांत किया। एक या दूसरे हथियार और ब्लूप्रिंट से निपटा गया। जिसने हथियार बनाया था वह अब संरक्षक के पास है, इसलिए बौनों के साथ सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले हुआ करता था, माइकल ने कहा। हथियार और प्रोटोटाइप के पीछे असली दिमाग एक इंसान का था, हेमंड नामक एक अनाथ। नित्रोइल ने आविष्कारक की खोज में माइकल को कुछ महत्वपूर्ण दिया। जैसे ही माइकल ने नाम सुना, नाइटमेयर की ड्राइंग की छवि उसकी आंखों में चमक उठी। एच फॉर हेमंड, माइकल ने खुद से कहा। यहाँ हेमंड के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी लगेगा। अपनी कलाई को झटकते हुए नित्रोइल ने अपने स्पेस रिंग से एक सुंदर ढंग से लुढ़का हुआ चर्मपत्र निकाला। अगर आपको लगता है कि वह हम दोनों के लिए खतरा है तो इसे ले लो। जैसा कि आपने कहा, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। नित्रोइल ने स्क्रॉल को माइकल की ओर बढ़ाया और बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसे ले लिया। जहां तक उसका सवाल था, हेमंड उसके और उसकी सेना के लिए नित्रोइल से ज्यादा खतरा था। जैसा भी आप ठीक समझें, उससे निपटें। मैं बस यह नहीं देखना चाहता कि उसके खिलौने किसी भी तरह से मेरे साम्राज्य को खतरे में डालें। हालांकि नोत्रोइल शांत और संयमित लग रही थी, माइकल उसकी आंखों में छिपी हत्या की मंशा देख सकता था। अगर यह हेमंड आदमी उसकी पहुंच में होता तो माइकल को संदेह था कि वह अभी भी जीवित होगा। अब उसके बारे में चिंता मत करो, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा, माइकल ने जानलेवा मुस्कान के साथ कहा। चांदी की तरह सफ़ेद चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी और नीला आसमान अनगिनत छोटे सितारों से भरा हुआ था। पवित्र चांद गहरे नीले समुद्र में चांदी की नाव की तरह तैर रहा था। रात की खुशबू हवा में फैल गई, एक नर्म जाल में बुनी हुई, अंदर के सभी दृश्यों को ढंक रही थी। धुंधले बादल आसमान में तैर रहे थे, जो अपने आप में एक अलौकिक परिलोक को छिपाते हुए लग रहे थे। दूर का आसमान दुनिया से जुड़ा हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी का एक सुंदर दृश्य बना रहा था। काला और नीला आसमान कागज के एक टुकड़े की तरह था और तारे और सितारे सुंदर फूलों की तरह थे, एक जगमगाते दीपक की तरह, इस काले और नीले रंग में चुपचाप लेटे हुए। चमकदार रात के आसमान के नीचे दूसरे बच्चे की जल्द ही मां बनने वाली कैथरीन के लिए बेबी शॉवर आखिरकार आ गया। यह उन दिनों में से एक था जब विंस्टन मैनर ने तारों वाले आसमान को भी मात दे दी थी। विंस्टन मैनर और उसके आसपास का परिसर एक जादुई भूमि की तरह चमक रहा था। चहल पहल, जश्न की खुशियां, गर्म स्टू, फ्राई मीट और कार्मेलेट डेसर्ट की मनमोहक खुशबू हवा में फैल रही थी। विंस्टन मैनर में सुनहरी चमक थी। मैनर के अंदर माहौल सकारात्मक ऊर्जा, प्यार और हंसी से भरा हुआ था। कई खेल खेले जा रहे थे, खास भोजन बनाए जा रहे थे और मां बनने वाली कैथरीन विंस्टन द्वारा ढेर सारे उपहार खोले जा रहे थे। बेबी शॉवर का हर पहलू बेबी थीम पर आधारित था। सजावट में शांत करने वाले खड़खड़ाहट और बोतलें जैसी चीजें थीं और डायपर में बच्चे के आकार में बना एक केक भी था। केक के चारों ओर कपकेक थे जिन पर शांत करने वाले थे और हर मिठाई नीले रंग की एक प्यारी सी छाया थी क्योंकि कैथरीन का पसंदीदा रंग नीला था। प्यारी बेबी किताबें एक दूसरे को दी जा रही थीं और उनमें सकारात्मक नोट्स और सलाह भरी हुई थी जो अनुभवी माताओं को लगा कि जब बच्चा आएगा तो कैथरीन को तैयार होने में मदद करेंगी। एमेल्डा मुख्य हॉल में दौड़ रही थी, कैथरीन के पहले बच्चे को गोद में लेकर कामों की देखरेख कर रही थी। कैथरीन इस कार्यक्रम की मुख्य स्टार थी क्योंकि वह हेलन के बेहतरीन लोहारों द्वारा गढ़े और सजाए गए सिंहासन पर बैठी थी और अपने सामने खुशी का जश्न देख रही थी। उसका फूला हुआ पेट प्यार, खुशी और उसके और पूरे विंस्टन परिवार के लिए आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक था। परिवार के भगवान के रूप में एथन ने इस कार्यक्रम पर कोई खर्च नहीं किया। बेबी शॉवर के हर एक पहलू का नेतृत्व सबसे अच्छे लोगों ने किया। इस खुशी के कार्यक्रम ने सभी विंस्टन को एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया, सिवाय एक के।
जब रसोई दावत तैयार कर रहे थे, एथन और डायना कमरे के अंदर थे। कैथरीन और एंड्रूज के लिए अपने उपहार तैयार कर रहे थे। डायना आईने के सामने खड़ी होकर अपने आकर्षक सुनहरे बालों को कंघी कर रही थी। एथन ने प्रतिबिंब में डायना की आंखों में छिपी निराशा को देखा। वह अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने से बेहतर थी, लेकिन एथन उसे किसी और से बेहतर जानता था कि उसके दिल में क्या है। क्या तुमने सुनिश्चित किया कि सभी व्यवस्थाएं सही जगह पर हैं और गार्ड अलर्ट पर हैं? डायना ने पूछा। उसकी आवाज़ में कोई तनाव नहीं था और वह बहुत गंभीर लग रही थी। भगवान के लिए डायन, मैंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जांच लिया है। आज कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। क्या तुम कृपया शांत रहोगी? एथन डायना के पीछे चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीरे से उसे दबाया, उसे आश्वस्त किया कि आज कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता एथन, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। डायना की भौहें ऊपर उठीं और वह धीरे से मुड़ी। देखो डायन, एथन ने डायना के चेहरे को सहलाया और उसकी आंखों में देखा। रोवेना और नोआ यहाँ हैं। जब वे यहाँ होंगे तो कोई भी हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगा कि तुम ज्यादा चिंतित होगे कि वह हम सभी के साथ एक परिवार के रूप में यहाँ नहीं होगा। डायना ने अपना सिर हिलाया। ये बेहतर है कि वह यहाँ न हो। डायना ने आह भरते हुए कहा, पिछली बार जब कैथरीन गर्भवती थी तो उसने उसे और बच्चे को मार डालने की धमकी दी थी। तुम्हें पता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, एथन ने कहा। बेशक, मुझे पता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन हम सच्चाई बताए बिना उसका पक्ष नहीं ले सकते। मुझे बस उम्मीद है कि एक दिन हम सब एक परिवार के रूप में एक साथ कुछ मनाएंगे। डायना की आवाज़ लड़खड़ा रही थी क्योंकि जहां तक वह बता सकती थी, उनके खुशहाल पारिवारिक पुनर्मिलन की संभावना न के बराबर थी। फिर भी डायना को एक उच्च शक्ति में आशा और विश्वास था। मेरे प्रभु, मेरी महिला, सैमुअल ने दरवाज़ा खटखटाया। युवा मास्टर नूह घर पर है। डायना और एथन को थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने सैमुअल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। हम 1 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, एथन ने सैमुअल को जवाब दिया और उसे भेज दिया। हमें जाना चाहिए। डायना ने सिर हिलाया और अपने चेहरे पर लटके बालों की एक लट को अपने कान के पीछे रखा। वे दोनों कमरे से बाहर निकले और परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए मुख्य हॉल में चले गए। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अपनी निगाहें परिवार के स्वामी और महिला की ओर घुमाई जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने देखा कि सबरीना, उनकी सबसे छोटी बच्ची रोवेना और नूह के बीच खड़ी थी। उन तीनों को देखते हुए एथन और डायना ने कल्पना की कि माइकल उनके पीछे खड़ा है। उन्हें पिताजी, माता, उन तीनों ने डायना और एथन की ओर झुककर अपना सम्मान दिखाया। तीनों के झुकने के बाद एंड्रूज नूह के पास गया और कान से कान तक मुस्कुराहट के साथ डायना और एथन का अभिवादन किया। तुम वहां हो? एमेल्डा अपने हाथ में एंड्रू के लड़के को लेकर डायना के पास भागी। जब वह डायना के पास आई तो लड़का एथन के पास पहुंचा। गप्पा, लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा जब एथन ने उस गोलमटोल छोटे लड़के को अपनी बाहों में लिया। मेरा छोटा सा दोस्त मुझे बहुत पसंद करता है, हो, एथन ने लड़के के प्यारे पेट को सहलाते हुए चंचल स्वर में कहा। विश्वसनीय महासागर की आपकी यात्रा कैसी रही? डायना ने नूह से पूछा। मैं जो खोज रही थी वह नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने राजकुमारी से श्राप हटा लिया है। नूह ने किसी शब्द पर जोर दिया जैसे कि उसे ठीक से पता हो कि श्राप किसने हटाया है। कम से कम कोई तो था जो राजकुमारी की मदद कर सके, डायना ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। फिर वह कैथरीन की ओर चली गई और उसके पीछे उसके बच्चे भी थे। रोवेना हमेशा की तरह शांत रही, हॉल के चारों ओर देखती रही। दूसरी ओर सबरीना के विचार दूर चले गए। मुझे उम्मीद है कि मदद के लिए कीमत चुकानी होगी, नूह ने कहा। जिस क्षण नूह ने राजा पोर्टर और रानी को देखा, उसे पता चल गया कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए डार्क लॉर्ड के साथ एक सौदा किया है। ईमानदारी से कहें तो नूह ने राजा को दोष नहीं दिया या डार्क लॉर्ड के साथ मिलीभगत करने के लिए राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, भले ही नूह ऐसा कर सकता था। उसे बस उम्मीद थी कि उनकी बेटी को ठीक करने की कीमत चुकानी होगी। किसी के बच्चे को बचाना हमेशा किसी भी कीमत के लायक होता है, नूह। डायना ने कहा, जब तुम्हारे साथ कुछ घटित होगा तब तुम्हें ये पता चलेगा। सैमुअल कहाँ है? रोवेना ने हॉल में बटलर को देखने के बाद डायना से पूछा। वह मेरे लिए कुछ लेने आइसफेयर गया था, एमेल्डा ने रोवेना को पीछे से उत्तर दिया। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी, माँ, नूह ने कहा। डायना बिना कुछ बोले नीचे झुकी, मुट्ठी भर चंदन का लेप पकड़ा और कैथरीन के गालों पर मल दिया। तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव की प्रार्थना कर रही हूँ, डायना ने शांति पाने के लिए मुख्य हॉल से बाहर जाने से पहले कैथरीन से कहा। जब से वह अपने आप में लौटी है, डायना अधिक गोपनीयता और कुछ अकेले समय की तलाश में है। भीड़ ने किसी कारण से उसे असहज कर दिया। जैसे ही वे मुख्य हॉल से बाहर निकले, वे डायना के बगीचे में चले गए। डायना के आदेशानुसार 1-2 गार्डों को छोड़कर बगीचे में कोई नहीं था। चारों शांतिपूर्वक बगीचे में टहलते हुए एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठ गए।
आप अलग लग रही हैं माँ, डायना जब पत्थर की बेंच पर बैठी तो रोवेना ने कहा। तो सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस नहीं कर रहा था, नूह मुस्कुराया। जब वे टेबल के चारों ओर इकट्ठे हुए तो कुछ नौकरानियां संतरे के जूस से भरी एक चांदी की थाली लेकर आईं और गिलास टेबल पर रख दिए। धन्यवाद प्रिय, डायना ने नौकरानियों को विदा किया और सबरीना को छोड़कर सभी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास उठाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है सभी? डायना ने रोवेना की उस टिप्पणी को टालते हुए पूछा जिसमें उसने कहा था कि उसके बारे में कुछ अलग है। सबरीना ने डायना को जवाब दिए बिना गिलास को आगे पीछे किया। सबरीना, रोवेना की आवाज़ ने सबरीना को वास्तविकता में वापस ला दिया। वे सभी अपनी निगाहें सबरीना पर घुमाने लगीं। क्या तुम्हें हमें कुछ बताना है सभी? डायना ने पूछा। क्योंकि डायना उन लोगों का पता लगाने में व्यस्त थी जो नूह और माइकल के खिलाफ उनकी पीठ पीछे साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने एक माँ और घर की मालकिन के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। इमेल्डा की बदौलत किसी ने डायना की अनुपस्थिति और उसकी उपेक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उसकी अनुपस्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित सबरीना थी। नूह और रोवेना के विपरीत सबरीना ने अपना ज्यादातर समय विंस्टन मनों में साधना करते हुए बिताया। वह जहां भी डायना को खोजती वह बाहर लोगों की हत्या करती हुई मिलती। लेकिन विंस्टन मनों के सदस्यों के लिए डायना अपने कमरे में ध्यान कर रही थी। कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। बस इतना ही, सबरीना ने कहा। सपने के बारे में क्या है? नूह ने सबरीना से पूछा। डायना की सूझबूझ काम कर गई और वह बिजली की गति से आगे बढ़ी तथा उसने सभी गिलासों को पकड़ लिया, इससे पहले कि वे जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाएं। लेकिन नूह और सबरीना ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे मुख्य हॉल में भाग गए। दूसरी ओर रोवेना ने बगीचे से गायब होने से पहले एक पल के लिए डायना को देखा। पलक झपकते ही रोवेना कैथरीन के ठीक बगल में मुख्य हॉल में आ गई। जैसे ही नूह ने हॉल में कदम रखा उसका दिल धड़क उठा। पिताजी, सबरीना चिल्लाई एथन को देखते हुए। वह जमीन पर था, अपने पेट को पकड़े हुए था और उसके हाथ से खून बह रहा था। हर कोई स्तब्ध और अवाक था। नूह का शरीर कांपने लगा जब वह अपने पिता के पास बैठा और अपना सिर उठाकर उनकी गोद में रख दिया। फिर अपनी कलाई को हिलाते हुए नूह ने एक उपचार औषधि निकाली। उसने कोई सवाल पूछे बिना ही एथन के मुंह में औषधि डाल दी। रोवेना के चारों ओर हत्या के इरादे के अचानक विस्फोट ने कैथरीन सहित हॉल में मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर दिया। रोवेना की नज़र हॉल में घूमी और उसने पाया कि उसके पिता की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और उसने कैथरीन के लिए खरीदे गए केक में एक इंसान के आकार का छेद पाया। जिसने भी एथन को चाकू मारा था वह केक के अंदर छिपा हुआ था जब तक कि उसने एथन पर हमला नहीं कर दिया। एथन, रोवेना ने डायना की ओर देखा जो हकलाते हुए एथन की ओर बढ़ी और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आंसू बहने के साथ उसकी आंखें लाल हो गईं। पिताजी, नूह ने उपचार औषधि खाली कर दी लेकिन घाव बंद नहीं हुआ जैसा कि वह बेसब्री से उम्मीद कर रहा था। डायना का मुंह सूख गया क्योंकि उसने एथन की गर्दन में मकड़ी के जाले की तरह हरी नसें देखीं। ये काम नहीं कर रहा है। नूह ने अपनी मुट्ठी भींची और एक और उपचार औषधि निकाली और उसे एथन के मुंह में जबरदस्ती डालने की कोशिश की। अपने जीवन में पहली बार नूह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। अपने पिता को मौत के कगार पर देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वह शापित है, सबरीना ने बड़बड़ाते हुए कहा।